दोबारा वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अर्चना आपका लूसेंट कोचिंग क्लासेस फ्रॉम गुड़गांव से स्वागत करती हूँ। आई होप सब आप सही होंगे। ठीक है, तो हाँ ठीक है भाई, वो माइक ऑन करना मैं भूल गई थी, आवाज़ नहीं आ रही। सिद्धार्थ कश्यप, कुलदीप, आप बता दो, आप तो सही आ रही होगी आवाज़। ठीक है, हम फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे के साथ। मैं न्यूमेरिकल करा चुकी हूँ, उसमें सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं हम। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, हम बायोलॉजी कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बायोलॉजी कर रहे हैं, अर्थात हम जीव विज्ञान के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं भाई? जीव विज्ञान के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम सेल, टिश्यू, सर्कुलेटरी सिस्टम और किसके बारे में? हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो ध्यान रखना, मैं शुरुआत करवा रही हूँ किसके साथ भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। किसके साथ शुरू कर रही हूँ भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ शुरू कर रही हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे इसको हम? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। देखो, ब्लड और ब्लड के बारे में मैम तुम्हें बहुत अच्छे से क्लास में करवा चुकी है, तो ब्लड की सिर्फ 2 मिनट बता रही हूँ क्योंकि ये हार्ट में यूज़ हो रहा है इस वजह से। तो देखो, मैंने कहा तुम्हें क्या भाई, एक होता है ब्लड, और एक बात करेंगे हम किसके बारे में? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। एक रक्त है और एक रक्त परिसंचरण है। अब तुमसे पूछ ले तो ब्लड की स्टडी को क्या बोलेंगे भाई? हेमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। अगर तुमसे ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी पूछ लिया और ऑप्शन में आपके पास हेमेटोलॉजी भी मिलेगा, तो देखना है, तो ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? एंजियोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंजियोलॉजी। अगर आपसे पूछा ब्लड का कलर क्या होता है, तो याद रखना ब्लड का कलर कैसा होता है भाई? रेड। अगर तुमसे पूछ लिया हीमोग्लोबिन की वजह से किस रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर क्या है, तो कमेंट करके जल्दी से बता दो। बस क्लास अभी शुरू हुई है, ये पहली ही स्लाइड है गौरव। ठीक है, गुड आफ्टरनून। कुलदीप, आवाज अब सही आ रही होगी। ठीक है भाई, हमने बात की है किसके बारे में गौरव? हमने बात की है रक्त के बारे में, और सेकंड बात करी है हमने रक्त परिसंचरण के बारे में। अब इसको हम परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। यानी कि इसमें एक चीज़ तो काम नहीं कर रही होगी, यानी कि बहुत सारे हमारा सिस्टम पूरा एक अच्छे से सेल, टिश्यू, यानी कि पूरा सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सिस्टम अर्थात तंत्र बोल दिया। अब देखो, ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी। ब्लड का कलर रेड होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? तो ध्यान रखना, ब्लड के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है भाई? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। और ग्लोबिन प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। किसकी फॉर्म में होता है ये? फाइब्रस की फॉर्म में, रेशो के रूप में पाया जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन की बात करती हूँ, तो ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। अगर आपसे पूछ लिया, नहीं भाई ग्रीन नहीं होता मंजीत, कैसा होता है? वॉयलेट कलर होता है, बताती हूँ अभी। ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी बताओ भाई, ब्लड सर्कुलेशन है, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं हम। तो अगर पूछ लिया कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, तो आप लिख दोगे क्या? विलियम हार्वे। क्या लिख दोगे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे कौन है? फादर ऑफ एंजियोलॉजी। पूछ लेगा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया? विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन हो जाएगा? तो विलियम हार्वे हो जाएगा। किसी प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे।
हाँ बिल्कुल हो जाएगा गौरव, सिलेबस की चिंता मत करो। और एक बात और ध्यान रखना, सिलेबस कभी भी किसी का भी पूरा नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सिलेबस पूरा कवर करवाऊंगी। आपका ध्यान, अगर एज ए स्टूडेंट बात कर रहे हो, अगर आपका ध्यान सिलेबस पूरा ना होने की जगह पे आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि जितना सिलेबस हुआ है उसमें से आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। टॉपिक वाइज तैयार करो। टॉपिक मान लें आपने ब्लड पढ़ लिया, तो ब्लड को इतने अच्छे से कर दो कि उससे क्वेश्चन आए तो तुम छोड़ो ना। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ गया तो आप इसको छोड़ो ना, इसकी प्रैक्टिस करो। तो आप जितना कर रहे हो 100% करने की बजाय आप 70-80% करो, लेकिन उसको इतना अच्छे से करो कि उसमें से कुछ ना छूटे। अब करने को तो आप सब कुछ करके चले जाओगे, एग्जाम में अटेम्प्ट ना हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे है। सिलेबस की चिंता मत करो, हम अपना सिलेबस पूरे बहुत अच्छे से ही कवर करवाएंगे सारी चीजें। ठीक है। अब देखो, अगर बात कर रहे हैं आपसे भाई ब्लड हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? नेचुरल कलर। नेचुरल कलर पूछ लिया तो नेचुरल कलर होता है भाई कैसा? वोयलेट। कैसा कलर होता है? वोयलेट। अब कहोगे मैम हमें तो रेड दिखता है, वोयलेट कैसे, क्यों, कैसे हुआ? तो देखना हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है भाई? आयरन पाया जाता है। यही आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है तो हमें कैसा कलर मिल जाता है? रेड कलर मिल जाता है। तो हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर तो वॉयलेट होता है, बट उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और वो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें रेड कलर देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा है? रेड कलर है। ठीक है भाई। अब आपसे एक क्वेश्चन और बना सकता है यहाँ से, सुनो कुलदीप, मंजीत, अजय, गौरव, सुनो ध्यान से कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का कलर आयरन की वजह से होता है। एग्जामिनर पूछेगा कौन सा आयरन, Fe2+ कि Fe3+, मतलब फेरस की वजह से होता है या फिर फेरिक की वजह से होता है। तो बता पाओगे क्या कि आपको ये तो पता है आयरन की वजह से होता है, लेकिन आयरन में पूछ लेगा फेरस की फेरिक, क्वेश्चन पूछा गया था ये एग्जाम में। तो देखना फेरस या फेरिक, तो याद रखना किसकी वजह से होता है? फेरस की वजह से होता है, फेरिक की वजह से नहीं होता है। ऑप्शन में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, Fe2+, Fe3+, Fe4+, नन ऑफ अबव। तो याद रखना Fe2+ यानी कि फेरस की वजह से क्या होता है? ब्लड का कलर। अब पूछ लेगा मेल में कितना ब्लड? मेल में होता है 5 से 6 लीटर। कितना भाई? 5 से 6 लीटर। अगर फीमेल में पूछ लिया तो फीमेल में कितना होता है भाई? 4 से 5 लीटर। कितना होता है? 4 से 5 लीटर। और ये हमारे शरीर का 7 से 7.5% होता है। मान के चलते हमारा शरीर 100% है, तो 100% में से 7 से 7.5% में क्या होता है? हमारा ब्लड होता है। ठीक है। अब चलते हैं, पूछ लेगा ब्लड, अच्छा हीमोग्लोबिन पूछ लिया तो ये तो हमने ब्लड की बात की है। रक्त कितना होता है नर में और मादा में कितना होता है? मेल और फीमेल में कितना होता है? अगर आपसे पूछ लिया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना होता है? हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो 10 से 12 ग्राम होता है फीमेल में। 10 से 12 ग्राम किसमें होता है? फीमेल में। और अगर बात कर ले मेल में, तो मेल में होता है 14 से 16, कहीं कहीं 14 से 17 भी लिखा मिलेगा, बट 14 से 16 सही है। तो मेल में कितना पाया जाता है भाई? 14 से 16 पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। और किस में होती है क्वांटिटी? ग्राम में। किस में होती है ये क्वांटिटी? ग्राम में। ठीक है। चलो आगे भाई, क्लियर है यहाँ तक? मैं थम्स अप दे के बता दो क्या क्लियर है। ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक होती है सॉलिड और एक क्या होती है? लिक्विड। ब्लड के अंदर 2 चीजें पाई गई, एक सॉलिड और एक क्या पाई गई? लिक्विड। अब सॉलिड में कौन कौन आ गया? सॉलिड में आ गई हमारी सेल्स, अर्थात हमारी कोशिकाएं आ गई। क्या आ गई? हमारी कोशिकाएं आ गई। और सेकंड नंबर पे क्या आ गई? कॉर्पल्सेस आ गई, अर्थात कणिकाएं आ गई। अब सेल्स में क्या क्या भाई? सेल्स में है आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और कौन आ गया? प्लेटलेट्स। कौन आ गई भाई? प्लेटलेट्स। अगर मैं लिक्विड देरो पार्ट की बात करती हूँ तो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड में लिक्विड पार्ट को क्या बोलेंगे? हम लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। और सेकंड क्या बोलेंगे? प्लाज्मा के अलावा दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलेंगे? लिम्फ। प्लाज्मा और क्या बोलेंगे इसको हम? लसिका। क्या बोलेंगे भाई? लसिका।
ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक करो इसकी स्पेलिंग, प्लेटलेट्स, कई बार जल्दी जल्दी में लिखा जाता है। कॉर्पल्सिस, ये अब पूछ लेगा ब्लड में सॉलिड पार्ट कितने परसेंट में होता है और लिक्विड पार्ट कितने परसेंट में होता है। तो याद रखना, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड के अंदर 55% और सॉलिड पार्ट जो होता है वो कितना होता है भाई, 45%। एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो क्या क्लियर हो रहा है, किस बहुत फास्ट चल रहा है कि ऊपर से जा रहा है। एक बार बता दो सभी कमेंट करके, क्योंकि तुम सामने नहीं बैठे हो तो मैं तुम्हारे चेहरे नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो तुम्हारे कमेंट से ही मैं पता कर पाऊंगी कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दो क्या क्लियर है सबको। गौरव, अजय, मंजीत, कुलदीप, सिद्धार्थ, जल्दी बताओ भाई। ब्लड यानी कि रक्त की बात की है। रक्त में दो चीजें पाई जाती हैं, एक ठोस पाई जाती है और एक कैसी पाई जाती है, द्रव पाई जाती है। ठोस में आ गई सेल्स और हमारी कॉर्पल्सिस आ गई। लिक्विड में कौन आ गया, प्लाज्मा आ गया और कौन आ गया, लिम्फ आ गया। अब चलते हैं आगे, पूछ लेगा प्लाज्मा के बारे में आपसे कि जो प्लाज्मा होता है, कौन होता है भाई, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा एक लिक्विड है। प्लाज्मा का कलर कैसा है, प्लाज्मा का जो कलर है वो कैसा है, पेल येलो। कैसा कलर है, पेल येलो कलर है। और कैसा है भाई, लाइट येलो। तुम कमेंट कर नहीं रहे कि मुझे दिख नहीं रहे, एक तो बात जरूर हो रही है। प्लाज्मा का जो कलर है वो कैसा है, पेल येलो या फिर कैसा है भाई, लाइट येलो। लाइट येलो, हाई दिख रहा है ये लिखा हुआ, कैसा, लाइट येलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लाज्मा का कलर होता है पेल येलो या लाइट येलो। पूछ लेगा जैसे ब्लड का कलर लाल हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन का कलर वॉयलेट और दिख किसकी वजह से, आयरन की वजह से। अगर आपसे पूछ लेंगे, विलियम हार्वे एनिमल किंगडम करवाना था, कोई नहीं पूछा वो भी करवा दूंगी, सिलेबस की चिंता मत करो, सब कुछ करवाऊंगी। आज कल 2-3 दिन में जब भी टाइम मिलेगा, चिंता ना करो, मुझे 2 ही दिन का टाइम दे दो, मैं सब कुछ कवर करा दूंगी। ठीक है, आप बता दो जल्दी से एक बार, ये कमेंट है। अब देखो प्लाज्मा का कलर किसकी वजह से होगा, बिलीरुबिन की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, बिलीरुबिन। और ये कहाँ से निकलता है, ये बाइल जूस से निकलता है। किससे निकलता है, ये बाइल जूस से निकलता है। अब देखो हमने ये तो ब्लड के बारे में मोटा मोटा पढ़ा है, मैंने कहा था 5 या 7 मिनट बता देती हूँ। अब आ जाएंगे हमारे हार्ट के ऊपर, क्योंकि सर्कुलेशन में हार्ट एक क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सर्कुलेशन में। मेरे सर से लेके टखने तक ब्लड क्या कर रहा है भाई, सर्कुलेट कर रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या हो गया हमारा, हार्ट। हार्ट क्या है, एक पंपिंग मशीन है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग मशीन है। पूजा देखो, अब ये नहीं हुआ। अगर मैं बात करती हूँ हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है भाई, मस्कुलर ऑर्गन है। सेकंड मैं बात कर दूँ, हार्ट एक क्या है, पेशीय अंग है। कैसा अंग है, पेशीय अंग है। सेकंड बात कर दूं कि हार्ट किसका बना होता है, मेड अप ऑफ कार्डिक मसल, मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स, यानी कि कार्डिक पेशियों से मिलके क्या बना होता है, हमारा हार्ट बना होता है। थर्ड की मैं बात कर लूं, मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डिक मसल से मिलके बना है। और कैसा है, और क्या किसकी तरह काम करता है, ये एक हमारे शरीर की क्या है, पंपिंग मशीन है। दिल में क्या होता रहता है भाई, कभी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो पंपिंग मशीन है। क्या हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है, तो पंपिंग मशीन है ये। ठीक है भाई, अब चलो, मस्कुलर ऑर्गन, मेड अप कार्डिक मसल, पंपिंग मसल। अब पूजा मुझे आंसर देगी कि पूजा बताओ भाई जल्दी से कि जो ब्लड के बारे में पढ़ा मैंने, तो ब्लड कैसा है, ब्लड कैसा है। टिश्यू तो भाई टिश्यू में पूछ लिया तो तुम लिख दोगे कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। अगर मैं पूछ लूँ भाई ब्लड बताओ कैसा ऑर्गन में आता है, भाई मेसोडर्मल है, एक्सोडर्मल है, एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है, कैसा है भाई बताओ जल्दी से। हार्ट ब्लड पूछा है मैंने, कैसा है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करके बताओ कि ब्लड कैसा ऑर्गन है। मेसोडर्मल ऑप्शन दे दिए, मेसोडर्मल है या फिर एक्टोडर्मल है या एंडोडर्मल है। अब चलते हैं हम दिल की तरफ। तो मैंने कहा भाई वेट कितना होगा दिल का, वेट कितना होता है,
300 ग्राम कितना होता है? 300 ग्राम। अगर मैं बात कर लूँ ब्लू व्हेल की, तो ब्लू व्हेल का जो दिल होता है वो कितना होता है? 300 किलो का सिर्फ इसका दिल ही होता है। अब मैं पूछ लूँ सबसे बड़ा दिल किसका, तो तुम क्या कहोगे? माँ का दिल। माँ का नहीं, किसका होगा? ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल का दिल कितना होता है भाई? 300 किलो का होता है। किसका होता है? 300 किलो का होता है। अगर मैं बात कर रही हूँ वेट ऑफ ब्लू व्हेल, वेट कितना है भाई ब्लू व्हेल का? तो सॉरी, हमारे हार्ट का वेट कितना है? 300 ग्राम है। पूछ लेगा इसकी शेप कैसी है, हार्ट की शेप कैसी है? तो हार्ट की शेप है फिस्ट, अर्थात मुट्ठी के आकार की। कैसी है भाई? मुट्ठी के आकार का क्या होता है? हमारा दिल होता है। अब देखो मैंने कहा वेट कितना हो गया? 300 ग्राम। अब इसी को क्वेश्चन बना के पूछ लिया कि नर में दिल कितना और फीमेल अर्थात मादा में दिल कितना, मेल में कितना भाई, फीमेल में कितना, जल्दी से बता दो। मेल में दिल कितना? सही सही भाई, क्लियर है, ठीक है। अब बताओ मेल में, क्लियर, मेल में बताओ कितना दिल होता है हमारा और फीमेल में कितना होता है? सही पढ़ा रही हूँ? अच्छा दीपक, थैंक यू भाई, मुझे लगा मैं कुछ गलत पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेल में कितना होता है भाई? 280 ग्राम से 340 ग्राम के बीच में मेरा हृदय पाया जाता है। मतलब हमारे हृदय का वेट होता है किसमें? मेल में। अगर फीमेल की बात कर लूँ तो 230 से लेके 280 ग्राम का दिल पाया जाता है किसमें? फीमेल में। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मेल में दिल बड़ा होता है फीमेल में छोटा होता है। ठीक है, बस साइज की बात की है, क्योंकि मुट्ठी, लड़कियों की मुट्ठी कैसी होगी? छोटी होगी। और दिल का साइज कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है भाई? मुट्ठी के आकार का होता है। तो मेल में 280 से 340 ग्राम और फीमेल में कितना होता है? 230 से 280 ग्राम के बीच का हमारा क्या होता है? दिल होता है। और एवरेज हम उसको बोल देते हैं कितना? 300 ग्राम का हमारा दिल होता है। बता भाई, बताया नहीं अभी तक आंसर उसका पिछले वाले क्वेश्चन का कि ब्लड जो है वो कैसा है, कैसा ऑर्गन है? मेसोडर्मल है, एक्टोडर्मल है या एंडोडर्मल है? जल्दी से बता दो। अब देखो आगे चल रहे हम। अब आ जाए, अगर मैं दिल के बारे में बात करूंगी तो हमारा जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं भाई? 4 चैम्बर। कितने हार्ट कितने होते हैं भाई? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं भाई? 4 कोष्ठक होते हैं। अब चलते हैं आगे, कहेंगे जो दिल होता है, दिल हमारा ऐसा होता है, रुको भाई, ठीक है, ऐसा दिल नहीं होता जो बनाते हैं, ऐसा नहीं होता दिल। दिल कैसा होता है अभी बताती हूँ। देखो ये इसकी थोड़ी सी ऐसी ऐसी शेप होती है। दिल हमारा बटा होता है 4 कोष्ठक में। कितने कोष्ठक में बटा होता है भाई? 4 कोष्ठक में। 4 कोष्ठक बना दिए मैंने। अब देखो इसको बोल दिया मैंने क्या? राइट ऑरिकल। इसको क्या बोल दिया? राइट वेंट्रिकल। क्या बोल दिया इसको? राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोल दिया? लेफ्ट ऑरिकल। और इसको क्या बोल दिया भाई? लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल का मतलब क्या होता है? राइट को क्या बोलते हैं? दायां, शायद दायां, आलिंद। और इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल को निलय। क्या बोलते हैं भाई? निलय। अब देखो कहेगा ऑर्गन का काम क्या है भाई? ब्लड को देना। ऑर्गन का काम क्या है? ब्लड को हार्ट को देना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरे पेन से बना रही हूँ, ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई ऑर्गन था, कोई भी अंग था, अंग ने ब्लड किसको दिया? राइट ऑरिकल को दिया। किसको दिया भाई? राइट ऑरिकल को दिया। अब राइट ऑरिकल में ये नीचे वाली जो लाइन बनाई है इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे सुपर कावा। सुपर कावा विन। क्या बोलेंगे? सुपर कावा विन। इसको क्या बोलेंगे? इंफीरियर कावा विन। इंफीरियर कावा विन। ठीक है, विन क्या होती है? शिराएं होती है। उस दिन कोई पूछ रहा था मुझसे मैम धमनी शिरा बता दो, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। सुपर कावा विन, इंफीरियर कावा विन।
ब्लड यहाँ पे गया, यहाँ पे बने होते हैं 3 दरवाजे और यहाँ पे बने होते हैं 2 दरवाजे। अब देखो 3 दरवाजे, इसको मैं नाम दे दिया क्या, ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सी वॉल भाई, टी से याद रखोगे, ट्राइकस्पिड वॉल। टी से क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। और यहाँ पे 2 दरवाजे होते हैं, इसको क्या बोल देंगे, बायकस्पिड। बी से क्या हो जाएगा भाई, बायाकस्पिड। बाया मतलब 2, द्विपर्दी, त्रिपर्दी, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड ये कौन सा होगा भाई, बायाकस्पिड। अब ब्लड यहाँ पे आया, ऑर्गन ने ब्लड दिया, सुपर कावा विन से ब्लड यहाँ पे आ गया, राइट ऑरिकल में आ गया। अब यहाँ पे ब्लड भर गया तो ब्लड पे क्या लगेगा, प्रेशर। क्या लगेगा, प्रेशर। कोष्ठक पे क्या लगेगा भाई, प्रेशर लगेगा। तो कोष्ठक क्या कर देगा, इसको ये दरवाजे खुल जाएंगे जब प्रेशर लगेगा, तो ब्लड सारा कहाँ आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा नीचे। अब नीचे क्या लगा हुआ है, सेमी लूनार वॉल। कौन सी वॉल है यहाँ पे, सेमी लूनार वॉल। इस वॉल का नाम क्या है, सेमी लूनार, यानी अर्धचंद्राकार धमनी बोलते हैं, अर्धचंद्राकार धमनी बोलते हैं। अब ब्लड ऑर्गन से राइट ऑरिकल में आ गया, किसके थ्रू, सुपर कावा विन के थ्रू। अब देखो हार्ट में क्या हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल खुल गई क्योंकि ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। अब ट्राइकस्पिड ब्लड कहाँ आ गया भाई, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में आ गया और उस वॉल का नाम है सेमी लूनार वॉल। अब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो ब्लड यहाँ से किससे जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम पल्मनरी विन। क्या बोलेंगे इसको हम, पल्मनरी विन। और यहाँ पे होता है हमारा लंग्स। क्या होते हैं यहाँ पे हमारे लंग्स। और लंग्स, फिर लंग्स किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक पल्मनरी आर्टरी होती है। क्या होती है भाई, पल्मनरी आर्टरी होती है। यहाँ पे विन, वहाँ पे आर्टरी। और फिर ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट ऑरिकल में चला गया। कहाँ चला गया ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल में। अब ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यहाँ पे ज़्यादा ब्लड भर गया, फिर ये दरवाजे खुल जाएंगे। और यहाँ पे लगा होता है क्या, एक एरोटा। क्या लगी होते हैं, इसको एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोटा या आयोटा, जो भी तुम बोलना चाहो, ठीक है। अब ये ब्लड को क्या करेगा, छोटी आर्टरीज में हर हिस्से में पहुंचा देगा ब्लड को, हर हिस्से में ब्लड को पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, हर पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। दोबारा से देखो भाई, शरीर के ऊपर वाले हिस्से में ब्लड किसके थ्रू जाता है, सुपर कावा विन के थ्रू। नीचे वाले ब्लड में कहाँ जाता है, इंफीरियर कावा के थ्रू। सेमी लूनार वॉल कहाँ पाई जाती है, राइट वेंट्रिकल में। ये क्वेश्चन से इससे पूछे जाने वाले। ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ होती है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के, राइट ऑरिकल और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। बायकस्पिड वॉल कहाँ होती है, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। हाँ तो आज का कह रही हूँ भाई गौरव, समझ जा, इससे फास्ट क्या बोल लूँ मैं। अब देखो पल्मनरी आर्टरी, ये क्या, पल्मनरी विन है। अब आपसे पूछ लेगा शुद्ध ब्लड कहाँ से एंट्री कर रहा है भाई, शुद्ध ब्लड कहाँ से एंट्री कर रहा है। अब देखो ये ब्लड गया, ये लेफ्ट ऑरिकल में गया है। यहाँ पे लंग्स थे, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, हम सांस ले रहे हैं, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। क्या रही अंदर, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। क्या रही भाई अंदर, ऑक्सीजन रह गई। तो देखो लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया और सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, शुद्ध ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है। तो इसमें कौन सा ब्लड गया, शुद्ध ब्लड गया। तो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, बताओ सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, एरोटा। कौन सी है भाई, एरोटा है, आयोटा जो अभी तुम बोल लो, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी का नाम कौन सा है, या सबसे बड़ी आर्टरी भी लिख देंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी आर्टरीज का नाम क्या है, एरोटा है। प्योर ब्लड कहाँ से एंट्री कर रहा है, प्योर ब्लड की एंट्री कहाँ से हो रही है, प्योर ब्लड की एंट्री कहाँ से हो रही है, लंग्स ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, साफ ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में भेज दिया, तो कहाँ से हो रही है, लेफ्ट ऑरिकल से हो रही है। कहाँ से हो रही है भाई, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड की एंट्री हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट मैं अगर बात करूं आपसे, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ होती है, ट्राइकस्पिड, तो याद रखना राइट ऑरिकल और
राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। बायक स्पीड कहाँ होती है? अगर बायक स्पीड पूछ ली, क्वेश्चन नहीं है सारे हार्ट से पूछे जाने वाले, वेट वगैरह का तो सारे बता ही दिए किसमें कितना होता है। तो याद रखना लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? हमारा दिल होता है। तो अब देखो कैसे कैसे हमारी चीजें हुई हैं, एक बार समझो ध्यान से 2 मिनट। ऑर्गन था, ऑर्गन ने ब्लड दिया किसको? सुपर कावा विन को या इंफीरियर कावा विन को, जिसको भी। अगर नीचे ब्लड सर्कुलेशन करना है तो इंफीरियर कावा से ऊपर करना है, बॉडी के मतलब वेस्ट से ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन करना है तो किसके थ्रू हो जाएगा? सुपर कावा से हो जाएगा। नीचे करना है तो इंफीरियर कावा से। ठीक है, पता है तुम्हारी क्या दिक्कत है? जो करवा रही हूँ ना वो तो करना नहीं, जो मैं नहीं करवा रही उसके पीछे पड़े रहोगे। अब मैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम करवा रही, इतने प्यार से इतना कुछ कंटेंट तुम्हारे लिए इकट्ठा करके तुम्हें करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोई कह रहा है एनिमल किंगडम करवा दो, कोई कह रहा है केमिस्ट्री करवा दो। तो जो करवा रही पहले उस पर ध्यान दे लो भाई, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई नीतू। सुपर कावा विन, ऑर्गन ने सुपर कावा विन को दिया। सुपर कावा विन ने कहाँ दिया ब्लड? बताना एक बार। सुपर कावा विन यानी कि राइट ऑरिकल में ब्लड आया है। राइट ऑरिकल से कहाँ गया ब्लड? नीचे गया। कहाँ पे? सेमीलुनार में, अर्धचंद्राकार में। सेमीलुनार कहाँ पे है? राइट वेंट्रिकल में है। फिर ब्लड कहाँ गया? फिर ब्लड गया कहाँ? किसके पास? ब्लड गया हमारे लंग्स के पास। कहाँ गया? हमारे लंग्स के पास, फुसफुस के पास गया। फिर लंग्स के बाद ब्लड कहाँ गया? लंग्स के बाद ब्लड कहाँ गया? हमारे फुफ्फुस के बाद ब्लड कहाँ गया है? देखो ये लंग्स थे, लंग्स कौन लेके गया? पल्मोनरी वेन लेके गई। फिर पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गई है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की बात करूंगी तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जा रही है? लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया? बाइकस्पिड वॉल के थ्रू होता हुआ किस में गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या जुड़ी हुई थी? आयोटा जुड़ी हुई थी। आयोटा ने क्या किया? छोटी छोटी आर्टरीज में, छोटी छोटी आर्टरीज था, छोटी छोटी हर एक सेल में किसको भेज दिया? ब्लड को भेज दिया। तो देखो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। अगर आपको स्टेप्स क्लियर हैं, डायग्राम समझ क्लियर है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये देखो एंडोडर्मल मेसोडर्मल। देखो अभी मैं बताती हूँ क्या। अब आपसे पूछ सकता है आर्टरीज में तो चला गया ब्लड, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो मेरा ये दिल था, ऐसे बनाया था जो भी, इसको 4 चैम्बर्स में बांटा था। राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो दिल को 4 हिस्सों में बांटने वाली ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इसका नाम क्या है भाई? सेप्टम। क्या नाम है? सेप्टम। सेप्टम क्या करती है? हृदय को 4 भागों में क्या कर देती है भाई? बांट देती है। क्या कर देती है? 4 हिस्सों में दिल को क्या कर देती है? बांट देती है। कौन? सेप्टम। समझ आया? ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया दिल के बारे में। अब ये इतने सारे स्टेप हो रहे हैं यहाँ पे कि ऑर्गन से ब्लड आर्टरीज तक जा रहा है, तो इसी को, इसमें टाइम कितना लगा? 0.8 सेकंड। कितना टाइम लगता है इस सारे काम में? 0.8 सेकंड का टाइम लग जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो कमेंट करके। आप पूछा था क्वेश्चन क्या कि हार्ट कैसा ऑर्गन है या ब्लड कैसा ऑर्गन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना जो ब्लड है ना, ब्लड, मैंने कहा ये हमारे पास क्या है? कोई भी बच्चा है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो मतलब बच्चा, नवजात, जिसका जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म हो जाता है वो इन्फेंट होता है, जो माँ के गर्भ में होता है वो एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। तो मैंने कहा भाई एम्ब्रियो है कोई, एम्ब्रियो जब माँ के पेट में है तो उसके सभी पार्ट डेवलप होंगे, ब्रेन होगा, किडनी होगा, लंग्स होगा, हर चीज़ डेवलप होगी। तो उसके शरीर में मैंने कह दिया भाई कितनी लेयर्स होती हैं? उसके शरीर में होती है 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स? 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, और सबसे बाहर वाली जो है उसको क्या बोल दिया? एक्टोडर्म। अब एक्टो, एंडो और मीजो, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे।
एक्टोडर्मल ऑर्गन में पूछ लेगा कौन आता है, सबसे बाहर कौन होता है, हमारी त्वचा होती है। तो त्वचा कैसा है पूछ लेगा, त्वचा कैसा ऑर्गन है, तो याद रखना त्वचा एक कैसा है। मेरे कमेंट्स देख लो भाई, कुलदीप देख तो लिए, गौरव क्या कमेंट देखूं। हाँ 2 दिन बाद है एग्जाम सुबह, ठीक है 2 दिन बाद है, तो कर तैयारी अच्छे से। एक्टोडर्मल है, इतने दिन से करे तो रहे हम तैयारी। त्वचा क्या भाई, एक्टोडर्मल क्या है, त्वचा है हमारी। त्वचा सबसे बाहर होती है, तो स्किन की सबसे बाहरी वाली लेयर किसका निर्माण करती है, त्वचा का निर्माण करती है। एंडोडर्म की बात कर लूँ तो हमारी किडनी हो गई, लीवर हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गई, या ग्लैंड्स लिख लो, या थायराइड ग्लैंड हो गई। ये सारे किसका निर्माण करते हैं, बच्चे की जो अंदर वाली लेयर होती है वो इन सब चीज़ों का निर्माण करती है, तभी है। मेसोडर्म में कार्डिक मसल हो गई, कौन सी मसल भाई, कार्डिक मसल, दिल हो गया मेरा, ठीक है, और ब्लड हो गया, या फूड पाइप हो गई, विंड पाइप हो गई, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, मतलब छोटी बड़ी आंत हो गई, ठीक है। अब दिल देखो, दिल के बारे में पढ़ा हमने, ये हमने ऑर्गन के बारे में पढ़ा। अब आपसे पूछ ले किडनी कैसा है, एंडोडर्मल है, लीवर कैसा है, एंडोडर्मल है, ग्लैंड्स कैसी है, एंडोडर्मल है, ब्लड कैसा है, मेसोडर्मल है, कार्डिक मसल कैसी है भाई, मेसोडर्मल है। क्लियर है, बता पाओगे, स्किन कैसी है, एक्टोडर्मल है। अब चलते हैं आगे। अब हृदय को बांटने वाली तो सेप्टम थी, अब मैंने कहा एक बीमारी का नाम होता है फोसी ओवली, क्या बोलते हैं इसको, फोसी ओवली। तो सुना होगा दिल में छेद हो जाता है किसी के बच्चा पैदा होता है तो उसके दिल में क्या होता है, छेद होता है, उसके दिल में क्या होता है, छेद होता है। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब उसके दिल में छेद कहाँ होता है, मैंने कहा ये हमारा दिल था, ये यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल थी, ये डायकस्पिड वॉल थी, ये राइट ऑरिकल था, ये लेफ्ट ऑरिकल था, ये राइट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था। तो राइट और लेफ्ट के बीच में जो ये एरिया होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये खुला होता है, कोई लेयर नहीं होती, सेप्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। तो इसकी वजह से जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है दोनों का क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो दिल का जो छेद होता है उसकी वजह से जीना मुश्किल हो जाता है, तो इसका ऑपरेशन करके इसको भर दिया जाता है। समझ आई बात। तो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो दिल के छेद होता है उसको क्या बोलते हैं, फोसी ओवली के नाम से होता है। अब दिल है बेचारा, हमेशा धड़कता रहता है, पंपिंग मशीन की तरह काम करता रहता है। दिल कहते हैं टूट गया दिल, अब वो देख गौरव का दिल क्या हो रहा है, यहाँ पे रोने लग गया, जो भी लिखा है इसने। तो देखो, ना तो दिल कभी रोता, ना कभी दिल कभी टूटता, ना कभी दिल को दर्द होता। ये सारे तुम्हारे खुद के इमोशंस हैं, जो कौन करवा रहा है, तुम्हारा ब्रेन करवा रहा है। आई बात समझ में गौरव। चलो भाई, ये क्लियर है यहाँ तक हार्ट के बारे में। अब पूछ ले किसमें कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट चैम्बर, तो याद रखना है। आगे करवा रही हूँ हार्ट चैम्बर, इतनी स्पीड से करवा रही हूँ, इससे स्पीड से नहीं हो सकता है। हार्ट चैम्बर, अब देखो ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, ह्यूमन बीइंग मानव जो है उसमें कितने चैम्बर होंगे भाई, 4 चैम्बर होंगे। दिल तो एक है, चैम्बर 2 है, 2 चैम्बर में 2 ऑरिकल हैं और 2 क्या हैं, वेंट्रिकल हैं। 2 ऑरिकल, 2 आलिंद और 2 क्या है, निले हैं। अगर मैं अगर बात कर रही हूँ आगे फिश की बात कर लूँ तो फिश में कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिश में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। और इसका एक्सेप्शन लिख लो, अपवाद कौन है, अपवाद कौन है भाई, ब्लू व्हेल। कौन है, ब्लू व्हेल, नीली जो व्हेल होती है ना, व्हेल फिश होती है, वो क्या है, उसके अंदर कितने पाए जाते हैं, वो 4, क्योंकि ब्लू व्हेल एक क्या है, मैमल है। ब्लू व्हेल क्या है, एक मैमल है, मैमल है, तो इसमें कितने 8 पाए जाएंगे, 4 पाए जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग, फिश, थर्ड पे आ जाओ एविस, यानी कि बर्ड्स। बर्ड्स में कितने होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। अब आ जाओ 5th के ऊपर, 5th यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच में कितने दिल होते हैं, पहले फ्रॉग और रेप्टाइल लिखो, 4th नंबर पे लिखोगे फ्रॉग और रेप्टाइल।
फ्रॉग और रेप्टाइल, जो फ्रॉग और रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि रेप्टाइल होते हैं जो रेंग के चलते हैं। अब जो फ्रॉग और रेप्टाइल्स में होते हैं उसमें कितने दिल होते हैं भाई? 3 चैम्बर होते हैं। मतलब ऐसे दिल है और ऐसे होगा, मतलब 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो 3 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर होंगे भाई? 3 चैम्बर हार्ट होंगे। अब आ जाओ आगे, अगर तुमसे पूछ ले बताओ क्रोकोडाइल में कितने होते हैं? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखो रेप्टाइल रेंग के चलने वाले, कॉकरोच के क्रोकोडाइल क्या है? रेंग के चलने वाला है, तो इसमें भी कितने होने चाहिए थे? 3, लेकिन कितने होते हैं? 4। तो क्रोकोडाइल क्या है? एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन पेपर में पूछते हैं। तो क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट है भाई? 4 चैम्बर हार्ट। पक्षियों में कितने? 4। ह्यूमन बींग्स में कितने? 4। मछलियों में कितने? 2। एक्सेप्शन क्या? ब्लू व्हेल। हमारा दिल कितना? 300 ग्राम का, और ब्लू व्हेल का दिल कितना? 300 किलो का। ब्लू व्हेल का दिल का वेट 300 किलो का होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ह्यूमन हार्ट हो गया, कॉकरोच हो गया। अर्थवॉर्म में लिख लो, अर्थवॉर्म अर्थार्थ जो केचुआ होता है, जो केचुआ होता है उसमें कितने होते हैं भाई? केचुए में होते हैं 5। कितने होते हैं? केचुए में 5 हार्ट होते हैं। अब क्रोकोडाइल हो गया, कॉकरोच हो गया। अगर मैं बात करूं आगे, नहीं कॉकरोच नहीं हुआ है, कॉकरोच में लिखोगे कॉकरोच, कॉकरोच में होते हैं 13 चैम्बर हार्ट। कितने चैम्बर हार्ट होते हैं भाई? 13 चैम्बर हार्ट होते हैं। आई बात समझ में? हाँ, हार्ट कैसा है? एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल है। हार्ट कैसा है? एक्टोडर्मल है। एंडोडर्मल क्या लिख रहे हो आप? एक्टोडर्मल है, सॉरी मेसोडर्मल है। हार्ट है ना, तो कार्डिक मसल किसकी बनी होती है? कार्डिक मसल किसकी बनी होती है? मेसोडर्मल की बनी होती है। तो हार्ट कैसा है? मेसोडर्मल है। ये हमारा हार्ट को पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से। अब पूछ लेगा हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है? सुन लो, हार्ट की लोकेशन पूछ लेगा, तो हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है भाई? चेस्ट कैविटी में। अब समझो पहले इसको कैसे, बाद में बताऊंगी, तुम खुद ही बताओगे। मैंने कहा ये हमारी फूड पाइप है या विंड पाइप है, विंड पाइप है ये क्या है हमारा? ट्रैकिया है। क्या ये हमारा ट्रैकिया है। अब लंग्स कैसे होते हैं? इस तरह से ऐसे गए होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये होता है। ये यहाँ से ना थोड़ा सा क्या होता है? अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। ये क्या होता है? अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा होता है। और दिल यहीं होता है। दिल कहाँ होता है? यहीं होता है। और ये नोस्टक, इसको जो ये धसा हुआ एरिया ना, इसको बोलते हैं क्या हम? नोस्टक। क्या बोलते हैं? नोस्टक। और दिल इसी के अंदर क्या होता है? धसा हुआ होता है। दिल क्या होता है? इसी के अंदर धसा हुआ होता है, नोस्टक के अंदर। तो ये जो बीच वाला स्पेस होता है ना, जो ये बीच वाला स्पेस होता है, इसको बोलते हैं हम मीडिया स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको हम? मीडिया स्टर्नम। तो अगर चेस्ट कैविटी ऑप्शन में कि हार्ट का होता है तो चेस्ट कैविटी, अगर मीडिया स्टर्नम है तो मीडिया स्टर्नम। आप दोनों में से कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन में जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। अब नीचे क्या होता है? डायाफ्राम होता है। क्या होता है भाई? नीचे डायाफ्राम होता है। अब आगे रेस्पिरेशन में बताऊंगी बहुत अच्छे से। तो दिल की जो पोजीशन होगी समझ में आई, कहाँ पे होती है? मीडियास्टर्नम में होती है, हर चेस्ट के बीच में होती है, या चेस्ट कैविटी में होती है। अब पूछ लेगा दिल की पोजीशन क्या है? जो दिल है उसकी पोजीशन क्या है भाई? लेफ्ट है, राइट है? कैसा होता है दिल? बताना एक बार जल्दी कमेंट करके कि जो दिल होता है वो लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? जो दिल है मेरा वो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? जल्दी से बता दो। पोजीशन क्या होगी भाई? हार्ट की पोजीशन क्या होगी? तो हार्ट की पोजीशन होती है सेंटर में। कहाँ होती है? सेंटर में। और हम क्या कहते हैं? लेफ्ट में। जो दिल होता है ना, 80 ग्राम जो दिल है, 80 ग्राम दिल तो यहाँ होता है सेंटर में, और 220 ग्राम दिल है जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। तो इसकी धसा हुआ जिस साइड है, जिस साइड झुका हुआ है, इसलिए हम कह देते हैं लेफ्ट में झुका हुआ है। तो दिल की पोजीशन लेफ्ट बोल देते हैं। तो याद रखना दिल की पोजीशन क्या है? सेंटर है, या चेस्ट कैविटी है, या मीडिया स्टर्नम है, जैसे आपसे पूछे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। और एक बार एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जैसे ये मेरी क्या है भाई? यहाँ पे
ये मैंने कह दिया ये मेरे स्टर्नम है। स्टर्नम जो वो हड्डी होती है जो हमारी रिब केज को क्या करती है, जोड़ती है। जो रिब केज को क्या करती है, जोड़ती है। हमारी पसलियों को क्या करती है, जोड़ती है। तो ये मैंने कम बनाई है, वैसे 12 होती हैं, 12 इधर 12 इधर, तो टोटल कितनी होती हैं, 24 होती हैं हमारी रिब केज। और 25वीं क्या होती है, ये स्टर्नम होती है जो बीच में दोनों रिब केज को आपस में जोड़ती है। तो मैंने कहा हमारा जो हार्ट होता है वो सेकंड से सिक्स्थ के बीच में होता है। अगर रिब केज के को इसमें पूछ लिया तो सेकंड से सिक्स्थ के बीच में होता है, ठीक है हार्ट। मैम ये आपने स्टडी करवा रखा है मैडम जी पहले। अच्छा ठीक है भाई दीपक, ब्लड इज मेसोडर्मल और सिद्धार्थ, ठीक है मैम। ये स्लाइड रिपीट कर देना एक बार मैम, हिंदी में और करवा दो साथ में। कौन सी स्लाइड रिपीट कर दूँ, ये वाली, ये वाली कि ये वाली, ये ठीक है। मैंने कहा ये हमारी विंड पाइप है। ये क्या है, हमारी नाक से गई विंड पाइप है। विंड पाइप आगे जाके लंग्स में बट गई है, ठीक है। तो लंग्स में आगे अब रेस्पिरेटर करवाऊंगी तो वहाँ पूरे अच्छे से लंग्स को पूरा अच्छे करवा रही हूँ अभी, जस्ट 5 मिनट रुको। तो मैंने कहा भाई ये मेरी विंड पाइप है, दो में लंग्स बट गया। और यहाँ पे जो ये वाला तो पूरी शेप का बना होता है, और ये कैसा होता है, यहाँ बीच में से ऐसा धसा हुआ होता है। बीच में से कैसे होता है, ये धसा हुआ होता है। तो जो बीच में से धसा हुआ होता है इसको बोल देते हैं नोस्टक। क्या बोल देते हैं इसको हम, नोस्टक। तो दिल यहाँ पे है, दिल कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा दिल है। तो दिल क्या होगा भाई, ये जो हार्ट है ना इधर की तरफ धसा हुआ होता है, तो नोस्टक के अंदर धसा हुआ होता है, तो मैं कहती हूँ लेफ्ट पोजीशन होती है। बट सेंटर की जो पोजीशन होती है वो बीच में ही होती है, सेंटर बीच में होता है। वो कोई पेड़ है जो किस साइड गया बस, लेकिन पोजीशन कहाँ है उसकी, जड़ें कहाँ है उसकी, सेंटर में है, ठीक है। तो मैंने कह दिया भाई 80 ग्राम तो बीच में होता है और बाकी कैसा होता है, इधर होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो जल्दी से। एक चीज़ और सुन लो, जो दिल होता है ना, मैं सोचती हूँ दिल के बारे में जो कुछ क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ये हमारा दिल है, ये क्या है भाई, दिल है। और दिल में ये लेयर्स होती हैं। तो मैंने कहा इस जो चारों तरफ लेयर है ना, इस लेयर को क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे इसको हम, पेरिकार्डियम। पूछ लेंगे जैसे हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, वो एक बड़ा सा डेलिकेट सा ऑर्गन है। अगर ब्रेन नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उसको हम संभाल के रखते हैं एक लेयर में, किसमें, मेनिंजिस में। किसमें रखते हैं, मेनिंजिस में। उसी प्रकार से दिल को भी एक डेलिकेट का ऑर्गन है बेचारा, एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक पेशीय अंग है। तो उसको भी हम किसी चीज़ में संभाल के रखेंगे। तो मैंने कह दिया दिल को मैंने रख दिया किसमें, पेरिकार्डियम में। किसमें रख दिया, पेरिकार्डियम में। ठीक है। तो मैंने कहा सुनो, अब मैंने कहा जो दिल है ना, तो दिल में यहाँ पे ऐसे 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 लेयर बनी होती है चारों तरफ। क्या बनी होती है, ऐसे लेयर्स बनी होती है। इस लेयर को मैंने बोल दिया कौन सी, फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर बोल दिया। फिर इसके बाद जो दिल होता है, दिल के अंदर क्या होगा, इस फाइब्रस के साथ साथ ना रेड से बना दिया मैंने, ये ऐसे लेयर होती है और एक कैसे होती है, ऐसे लेयर होती है। तो 2 लेयर्स होती हैं। तो 2 लेयर्स है ना, इनको मैंने क्या बोल दिया, शिरोस, SEROUS, सिरोस लेयर बोल दिया। अब देखो, और यहाँ पे चारों तरफ जो लिक्विड भरा हुआ होता है, ये जो लिक्विड भरा है ना चारों तरफ, ये जो लिक्विड भरा होगा इन दोनों शिरोस लेयर के बीच में, वो कौन सा लिक्विड हो जाएगा, वो पेराकार्डियम लिक्विड हो जाएगा। कौन सा लिक्विड, पेराकार्डियम लिक्विड। अब आपसे पूछ लग सकता है कि दिल की हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उस लेयर का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कैसे बनी है भाई, पेरिकार्डियम बनी है 2 शिरोस से, 2 शिरोस लेयर से बनी है, और एक किससे मिलके बनी है, एक फाइब्रस लेयर से मिली है। तो 3 लेयर का मिक्सचर है कौन, पेरिकार्डियम। कौन है भाई, पेरिकार्डियम। नहीं मेरे को इतना गुस्सा नहीं आता भाई दीपक, बैठी होती तो नहीं तो क्या हो गया, मैं किसी को भी डांट सकती हूँ, तुम पे तो हमारा मेरा हक है भाई।
ठीक है भाई अरुण गोयत, ये बता दो, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ये तुम्हें समझ में आ गया है। 2nd to 6th होती है क्या हमारा हार्ट, रिब केज के केस में। ये हार्ट कंप्लीट हो गया भाई यहाँ तक। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे? रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। अब श्वसन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखेंगे। एक बार मुझे बता दो, हार्ट क्लियर हो गया है तुम्हें? अच्छा, मैंने बताया मेल का जो दिल होता है वो होता है 280 से 340 के बीच में। फीमेल का पूछ लेंगे 230 से 280 के बीच में। इतना कर लिया। अगर इन्फेंट का पूछ लिया तो तुमने पूछा मुझसे क्वेश्चन, इन्फेंट यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म अभी हुआ है, उनमें दिल कितना होता है? तो 20 से 25 ग्राम होता है, नोट कर लेना, ठीक है, 20 से 25 ग्राम होता है। एक चीज और ऐड कर लो भाई, मेरे को याद आती रहेंगी। फिल्ट्रेशन ऑफ हार्ट की फिल्टर का काम कौन करता है? हार्ट की प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट को प्यूरिफाई कौन करता है और हार्ट को फिल्टर कौन करता है? बस दो बता दो मुझे। हार्ट को फिल्टर कौन करता है, हार्ट को प्यूरिफिकेशन कौन करता है? दो आंसर जल्दी से दे दो। समझ आ रहा है? ये बता दो, इसका आंसर दे दो, कुछ तो कर लो। अगर प्यूरिफिकेशन की बात की है तो लंग्स करते हैं, अगर फिल्ट्रेशन की बात की है तो हमारी किडनी करती है। ठीक है भाई, कौन करती है? हमारी किडनी करती है। लंग्स कैसा काम करती है? प्यूरिफिकेशन का काम करती है। ठीक है भाई दीपक कुमार, ठीक है भाई दीपक। अब देखो प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो लंग्स थे, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके गई थी, तो वहाँ पे उसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ प्योर ब्लड बचा था। प्योर ब्लड कहाँ गया था? लेफ्ट ऑरिकल में गया था। तो प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करवा दिया। किसने करवा दिया? हमारे लंग्स ने करवा दिया। तो लंग्स को किसा काम कर रहे हैं? प्यूरिफिकेशन का। फिल्टर, मैंने कहा ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ब्लड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ऐसे पार्टिकल्स। तो मैंने कहा ब्लड से यूरिन को अलग करना, क्योंकि ब्लड के अंदर यूरिन भी है, ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ब्लड से यूरिन को या अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम कौन करता है? किडनी। कौन करता है भाई? किडनी। तो किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, प्यूरिफिकेशन का काम करती है लंग्स। ब्लड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। ठीक है भाई सिद्धार्थ। अब आ जाते हैं हम आगे। कमेंट करके जल्दी से बता दो क्या हमारा जो हार्ट है, हार्ट के बारे में जो चीज़ें मैंने कराई हैं वो सभी क्लियर हो गई हैं, ताकि मैं आगे रेस्पायरेशन शुरू कर सकूं। जल्दी से बता दो एक बार कमेंट करके। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होगा? करते रहना कमेंट, मैं करवाना शुरू कर रही हूँ। रेस्पायरेशन का मतलब क्या है? श्वसन का मतलब क्या है? कि भाई एब्जॉर्बिंग ऑफ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना एंड रिलीज, और किसको रिलीज करना? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही क्या है? रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन है। अब मैंने कह दिया भाई श्वसन कैसी क्रिया है? ऑक्सीकृत क्रिया है। कैसी है? ऑक्सीकृत, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। तो मैंने कह दिया ये ऑक्सीडाइजिंग है या ऑक्सीकरण है या ऑक्सीकृत है, कुछ भी बोल देंगे। अब मैंने सांस लिया है तो ये ऊर्जा और ऊष्मा दोनों चीज़ों को क्या करेगी? जनरेट करेगी। अब तुमने सांस लिया है, सांस लेते हो
सांस हमारी बॉडी के अंदर पूरे के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के अंदर जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन गई लंग्स के थ्रू, ब्लड और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना और एनर्जी बनी। हमने वाटर को क्या कर दिया, बाहर पसीने के थ्रू बाहर निकल गया, यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड, सांस के थ्रू बाहर निकाल दिया, क्या रह गई, एनर्जी। एनर्जी का यूज़ कौन कर लेंगे हम, तो कह दिया भाई अगर तुम्हारे अंदर सांस चल रहे हैं तो तुम्हारी बॉडी गर्म रहती है, अगर तुम्हारे सांस रुक गए तो तुम्हारी बॉडी कैसी पड़ जाएगी, ठंडी। तो रेस्पिरेशन एक कैसा है, एक ऊष्मा और ऊर्जा दोनों को क्या करता रहता है, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों को क्या करता रहता है भाई, मेरा रेस्पिरेशन क्या करता रहता है, मतलब हीट जनरेट करता है और ऊष्मा जनरेट करना ऑक्सीकृत है। और एक होती है कैटालिटिक है, कैसा है भाई, कैटाबोलिक। कैटाबोलिक है, कैटाबोलिक का मतलब होता है वो जो सांस को क्या करता है, मतलब जो छोटे छोटे हिस्सों में चीज़ को तोड़ देता है। अब कैटालिटिक है, एनाबोलिक होती तो सारी चीज़ों को जोड़ना हो जाता। तो रेस्पिरेशन कैसा है, कैटालिटिक प्रोसेस है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, या ऊर्जा या हीट या ऊष्मा को क्या करते हैं, ये जनरेट कर देते हैं। अब पूछ लेगा कि जो हमारे मैमल्स होते हैं, जो हमारे मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, वो किसके थ्रू सांस लेते हैं, बताना। स्तनधारी किसके थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू सांस लेते हैं भाई, लंग्स के थ्रू। फिश पूछ लेंगे मछलियां किसके थ्रू सांस लेती हैं, तो मछलियां लेती हैं गिल्स अर्थात गलफड़ों से। किससे सांस लेते हैं भाई, गलफड़ों से सांस लेती है। मैमल्स किससे लेते हैं, मैमल्स तो लेते हैं जो लंग्स से लेंगे। कीट पूछ लेंगे, कीट, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट अर्थात जो कीट होते हैं वो किससे लेंगे, ट्रैकिया से। किससे लेंगे भाई, ट्रैकिया से लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, श्वास नली। क्या बोलेंगे इसको हम, श्वास नली। मैमल्स लेंगे लंग्स से, फिश लेंगे गिल्स से, इंसेक्ट किससे लेंगे भाई, इंसेक्ट लेंगे हमारे श्वास नली अर्थात ट्रैकिया से। अब मेंढक पूछ लेगा कि मेंढक जो है, फ्रॉग है, फ्रॉग कहाँ से सांस लेगा, तो याद रखना फ्रॉग जो है मेंढक, फ्रॉग अर्थात मेंढक, मेंढक अगर जमीन पे है, अगर मेंढक जमीन में है तो किससे सांस लेगा, अगर वो पानी में है अर्थात जब मेंढक यंग है, छोटा है, तो किससे सांस लेगा, अगर मेंढक जमीन पर है तो किससे सांस लेगा। 3 क्वेश्चन बता रही हूँ, एक जमीन पर है तो किससे लेगा, पानी में है तो किससे लेगा, और थर्ड था मिट्टी में है। अगर वो मिट्टी में है तो अगर मिट्टी में घुसा हुआ है तो मिट्टी में कहाँ से सांस लेगा वो। अगर वो जमीन में है, मेंढक जमीन में है, जमीन के ऊपर है सॉरी, तो जमीन के ऊपर है तो वो किससे सांस लेगा भाई, लंग्स से लेगा, फेफड़ों से लेगा। अगर वो पानी में है तो पानी में है तो किससे लेगा, गिल्स से सांस लेगा। ठीक है, आप देखो जमीन पर है तो किससे सांस लेगा, लंग्स से। पानी में है यानी कि मेंढक यंग है तो किससे सांस लेगा, गिल्स से, गलफड़ों से सांस लेगा। ऊष्मा का मतलब होता है हीट, सिद्धार्थ, ऊष्मा का मतलब होता है हीट अर्थात गर्मी, ठीक है। मिट्टी में है तो वो किससे सांस लेगा, स्किन के सरफेस से, यानी कि स्किन की सतह से, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन गए फ्रॉग से, क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियंस उभयचर वो होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेंढक जब बचपन में जब मतलब पैदा होता है, अंडे उसके कहाँ पे होते हैं, पानी में होते हैं। तो मेंढक जो बचपन में मेंढक दिखता था, हमें मछली के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। और मछली के जैसा दिखाई देता है तो सांस किससे ले रहा है, गिल्स से। और जमीन पे है तो लंग्स से, और मिट्टी में घुसा हुआ है जमीन में तो वो सरफेस से, यानी कि वो हर जगह से अपने आप को क्या करवा सकता है, सर्वाइव करवा सकता है हर कंडीशन में। आई बात समझ में। अगर जलीय जीव पूछ लिया, जलीय जीव तो सबको पता ही होंगे, जलीय जीव कहाँ से सांस लेंगे, बार बार बोल चुकी हूँ, कहाँ से लेंगे, गिल्स से लेंगे, गलफड़ों से लेंगे, अर्थात कहाँ से लेंगे भाई, क्लोम से सांस लेंगे। कहाँ से लेंगे, क्लोम से सांस लेंगे, ठीक है। ह्यूमन कैसे सांस लेता है, अगर ह्यूमन की बात कर ली तो आप किससे सांस लेते हो भाई, बताना गौरव।
लंग्स किससे सांस लेते हैं भाई? लंग्स। देखो छोटे थे तो क्या सोचते थे, नाक से सांस लेते हैं हम, क्योंकि हम नाक से सांस लेते हैं तो हमें ऐसा होता है हम नाक से, हमारा जो नाक है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर हमें सोचा कि नहीं, अगर मैं नाक को बंद कर दूं तो मैं मुंह से सांस ले सकती हूँ, करके ले लेंगे हम सांस। तो मुंह बंद हो जाए तो नाक से ले लेंगे। अब किससे लेंगे? नाक से लेंगे कि मुंह से लेंगे? ना नाक से लेंगे ना मुंह से लेंगे, किससे लेंगे? हमारे लंग्स से सांस लेते हैं, क्योंकि हमने जब नाक में हमने स्मेल की है तो हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आसपास जितनी भी गैसेज है सबको लेके गए अंदर, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन अंदर कहाँ पहुंची है? सिर्फ लंग्स में। और ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही श्वसन है। तो श्वसन का मेन पार्ट पूछ लेंगे तो क्या लिखोगे? नाक लिखोगे कि लंग्स? तो क्या लिखोगे? लंग्स। क्या लिखोगे भाई? लंग्स लिखोगे। आगे बात समझ में? कश्मीर सिंह क्या रिपीट करूं भाई, बताओ जल्दी से। रेस्पिरेटरी दोबारा से बता दूं? हाँ भाई, लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं भाई। लंग्स को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं। हमने कहा कश्मीर सिंह सुनो कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन एक कैसी क्रिया? ऑक्सीकृत क्रिया है। ऑक्सीकृत का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना, ऑक्सीजन का उपाचयन करना, ऑक्सीजन को यूज करना। कैटाबॉलिक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एब्जॉर्बिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को लेना, हम किसको ले रहे हैं? अपने श्वसन में। नाक से तो सारी हवा ले रहे हैं, लंग्स में क्या जा रही है? सिर्फ ऑक्सीजन। क्या जा रही है? सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? एक मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। मैमल्स किससे लेंगे? लंग्स से लेंगे, यानी कि फुफ्फुस से लेंगे, ठीक है। और फिश किससे लेंगी? गिल्स यानी गलफड़ों से लेंगी। इंसेक्ट कहाँ से लेंगी? वही कश्मीर सिंह देखो, ट्रैकिया से लेंगी। और ट्रैकिया ही क्या होती है? विंड पाइप होती है, श्वास नली होती है। फ्रॉग, मेंढक का पूछ लिया। मेंढक जमीन पे है तो लंग से सांस लेगा, पानी में है तो गिल्स से लेगा, मिट्टी में है तो स्किन से लेगा, ठीक है। दिल के बारे में बताऊं, ये रिकॉर्डेड क्लास है कश्मीर सिंह, आप बाद में देख लेना अगर आपको कुछ छूट गया है तो। हाँ, अगर एक स्पेशल कोई डाउट है वो पूछ लो। अगर आ जाए कि सांस की आंख के द्वारा लेता है, गौरव हिंदी में अगर आ जाए, क्या आप मतलब बोल रहे हो? हिंदी में लंग्स को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं। लंग्स को फुफ्फुस बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं। फेफड़े भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। अब चलती हूँ आगे। मैंने कहा श्वसन के लिए ये मैंने बना दी क्या? एक ट्रैकिया। क्या बना दी? ये ध्यान से सुनना, थोड़े नाम अजीब हैं, बस 4-5 नाम ही याद करने हैं। ट्रैकिया, क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रैकिया। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्या बोलेंगे भाई इसको हम हिंदी में? श्वास नली। रॉबर्ट हूँ क्या मैं? दीपक कुमार, सुबह 9 बजे से पढ़ा रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। अब मैंने कहा ये मेरे लंग्स हैं, लंग्स को 2 भागों में मैंने बांट दिया। एक को मैंने कह दिया ये वाला लंग हो गया, और दूसरा कौन सा लंग हो गया भाई हमारा? दूसरा कौन सा फेफड़ा हो गया गौरव? तो दूसरा फेफड़ा ये वाला हो गया। ये ऐसा धसा सा हुआ होता है, बस ऐसे ध्यान रख लेना। अब मैंने कहा ये ट्रैकिया थी, ट्रैकिया विंड पाइप होती है, विंड पाइप को ही श्वास नली बोलते हैं। नाक से जो पाइप अंदर जाएगी वो श्वास नली जाएगी, विंड पाइप जाएगी। मुंह से जो पाइप जाएगी, मुंह से जो पाइप जाएगी वो फूड पाइप होगी। और एपिग्लोटिस के पास फूड पाइप और विंड पाइप दोनों क्या हो जाती हैं? साथ साथ चलती हैं, सर्वाइव करती हैं। अब देखो जो नाक से पाइप गई है वो विंड पाइप थी, और विंड पाइप कहाँ जाएगी? लंग्स में। अब जो फूड मुंह से जो हमने पाइप लगाई थी वो कहाँ जाएगी? हमारे पेट में, ठीक है। पेट के यहाँ जो मुंह का जो रास्ता होगा वो स्टमक में जाके ख़त्म, और जो नाक का है वो कहाँ पे? लंग्स में जाके ख़त्म, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ये लंग्स थे, आगे ये 2 पार्ट में बट गए। ये कितने पार्ट में बट गया? मेरी ये ट्रैकिया थी, 2 पार्ट में बट गई। अब ये 2 पार्ट में बट गई तो मैंने इसको नाम दे दिया क्या? ब्रोनकाई।
याद रखना क्या दे दिया भाई, ब्रोनकाई, ब्रोनकाई हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, ब्रोनकाई ही है। अब ब्रोनकाई फर्दर दो भागों में बट गई है, जो ब्रोनकाई है फर्दर दो भागों में बट गई, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ब्रोनक्यूलस। क्या नाम दे दिया, ब्रोनक्यूलस। अब ब्रोनक्यूलस फर्दर दो भागों में बट गया आगे ऐसे ऐसे, इसको बोल दिया क्या, एल्वियोली। क्या बोल दिया, एल्वियोली। मैंने कहा हमारी बॉडी की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई क्या है, सेल। अगर पूछ ले तुमसे कि तुम्हारे लंग्स अर्थात तुम्हारे फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या लिखोगे आप, एल्वियोली। क्या लिखोगे भाई, एल्वियोली। दोबारा देख लो स्पेलिंग क्या है, एल्वियोली। एल्वियोली सबसे छोटी इकाई है किसकी, हमारे श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई, हमारे लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है, एल्वियोली। सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया दो भागों में बट गई, किस में, ब्रोनकाई में। ब्रोनकाई फिर से बट गई ब्रोनक्यूलस में, ब्रोनक्यूलस फिर बट गया किस में, एल्वियोली में। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, एल्वियोली। एल्वियोली से छोटी कुछ नहीं होता, ठीक है। लंग्स की बात कर रही हूँ। जो हमारा वायरस है, कोरोना वायरस ने कहाँ इफेक्ट डाला था, इन एल्वियोली पे ही डाला था। तो शेप ऑफ एल्वियोली पूछ लेगा, शेप ऑफ एल्वियोली, जो एल्वियोली है उसकी शेप कैसी है, तो याद रखना ग्रेप लाइक शेप। अंगूर का जो अंगूर होते हैं, अंगूर के अंदर रस भरा होता है, उसी प्रकार से एल्वियोली के अंदर क्या भरा होता है, ब्लड भरा होता है। क्या भरा होता है भाई, ब्लड भरा होता है। अब देखो ये हमारा रेस्पिरेशन था, तो याद रखना रेस्पिरेशन में क्या पड़ा है, ठीक है भाई कश्मीर सिंह। अगर मैं बात कर रही हूँ ब्लड सॉरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में सबसे पहले कौन आए हैं, विंड पाइप। पहले एयर हवा है, फिर नोज है, फिर नोज के बाद क्या जाता है, फेरेंक्स आ जाते हैं। फेरेंक्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी, जो नोज के तुरंत बाद यहाँ अंदर की साइड होती है। फिर आ जाती है विंड पाइप। क्या आ जाती है, विंड पाइप अर्थात श्वास नली। फिर इसी विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया किस में बट गया, ब्रोनकाई में। किस में बट गया, ब्रोनकाई में। और फिर किस में बट गया ये, ब्रोनक्यूलस में। किस में बट गया, ब्रोनक्यूलस में। ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलस और सबसे छोटी कौन सी, एल्वियोली। तो पूछ ले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स, एल्वियोली। क्वेश्चन मेरा तुमसे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन बता दो। ब्रेन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, न्यूरॉन। कौन है भाई, न्यूरॉन। किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन। किडनी की नेफ्रॉन, ब्रेन की न्यूरॉन। अगर पूछ लिया लंग्स की बताओ, तो लंग्स की सबसे छोटी इकाई कौन सी, एल्वियोली। कौन सी भाई, एल्वियोली। अब सुनो आगे, मैंने कहा ये मेरी विंड पाइप और फूड पाइप थी भाई। यहाँ पे आके यहाँ जो हिस्सा होता है इस पे क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस। क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस। अब तुम ये मैंने कह दिया ये इधर गई है, जो ये तो मेरी है विंड पाइप, श्वास नली, और जो ये है मेरी यहाँ पे फूड पाइप यानी कि आहार नली। श्वास नली, आहार नली, श्वास नली और आहार नली पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एपिग्लोटिस। क्या लगा हुआ भाई, एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का काम क्या है, अगर ऐसे हवा आई, अगर यहाँ से ऐसे हवा आई तो हवा को जाने देगा, ये यानी कि थोड़ा सा इधर की तरफ झुक जाएगा, हवा आराम से चली जाएगी। खाना खाया तो इधर की तरफ झुक जाएगी, खाना इधर चला गया। अब कई बार क्या होती है, हमें हिचकी आ जाती है। तो कैसे आती है हिचकी, सुनो। मैंने कहा हम खाना खा रहे थे, क्या कर रहे थे, हम खाना खा रहे थे, और हमारा दिमाग तो किसी और के बारे में सोच रहा था, कहीं और बिजी थे हम, ठीक है। तो हमारे खाने को इंस्ट्रक्शन से, हमारे एपिग्लोटिस को इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलती कि अब वो खाना खा रहा है कि सांस ले रहा है। कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला दिमाग तो कहीं और बिजी है। तो याद रखना खाना खाते वक्त ध्यान सिर्फ खाना खाने में ही होना चाहिए, अदरवाइज एपिग्लोटिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एल्वियोली को बोलते हैं कुपिका, संदीप, एल्वियोली को हिंदी में कुपिका बोलते हैं, कुपिका, ठीक है।
अब एपिग्लोटिस को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। अब वहाँ पे जहाँ पे खाना जाना चाहिए था वहाँ क्या चला, सॉरी जहाँ पे हवा जानी चाहिए थी वहाँ क्या चला जाएगा, खाना चला जाएगा। और खाना गया तो हवा वाली पाइप क्या बोलेगी, जा जा ये मेरा रास्ता, तेरा रास्ता नहीं है, यहाँ तो हवा का रास्ता है ये, तो उसको वापस भेज देगी। और इससे कई बार हमें नाक से या उल्टी आ जाती है, या फिर हमारा धसकी लग जाती है, या हिचकियाँ आ जाती हैं। तो उल्टा कहते हैं ना, हिचकियाँ तब आती है जब हमें कोई याद कर रहा है। नहीं नहीं, हिचकियाँ तब नहीं आती, हिचकियाँ तब आती हैं जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा दिमाग किसी और को याद करने में बिजी होता है। ठीक है, हिचकी वाला टॉपिक अच्छे से बताओ। गौरव देख, ये विंड पाइप है, श्वास नली है, ये फूड पाइप है, ये एपिग्लोटिस है, ये नाक वाली जो है यहाँ से गई हुई है, इसके बाद फूड वाली पाइप ये वाली है। तो क्या करेगा एपिग्लोटिस, अपने आप को, मतलब ढक्कन होता है ये अपने आप को हटाता रहता है ऐसे। अब जब सांस लेगा तो विंड पाइप क्या करेगी, एपिग्लोटिस थोड़ा सा फूड पाइप की तरफ सरक जाएगा, फूड खाएगा तो थोड़ा विंड पाइप की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, हमारा ये सब एपिग्लोटिस को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, हमारा ब्रेन। और कई बार हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ब्रेन किसी और चीज़ में बिजी होता है, तो हम क्या करते हैं फिर, वो गलती से वो खाना कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। और विंड पाइप में चला गया तो विंड पाइप में तो खाना आएगा नहीं, मना कर देगी वो लेने से, कहेगी तो हवा का रास्ता है, तो वापस भेज देगा। तो इससे हमें हिचकियाँ लग जाती हैं जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। पता नहीं भाई, मिर्ची से भी आती होगी। मिर्ची से मुंह जल जाता है ना, एकदम से पानी मांगते हैं हम, ये सब जो भी है। टाइडल वॉल्यूम पूछ लिया आपसे कि एक बारी में हम सांस कितना ले और छोड़ सकते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम जो आधा लीटर की बोतल होती है ना, कोल्ड ड्रिंक या किसी भी चीज़ की आधा लीटर की बोतल, तो टाइडल वॉल्यूम उतना होता है जितना एक बोतल के अंदर हवा आ सकती है, उतना सांस हम एक बारी में ले और छोड़ सकते हैं। अगर पूछ ले तुमसे टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो तुम्हारे लंग्स है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम होती है 6000 मिलीलीटर। कितनी होती है, 6000 मिलीलीटर की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। वो 6000 ml का क्या कर सकता है, एक टाइम में उसको सांस को रोक के रख सकता है। इससे ये मैक्सिमम कैपेसिटी 6000 है, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 6000 ml क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी है। हमारा जो फेफड़े हैं उनकी टोटल क्षमता कितनी है सांस को मतलब होल्ड करके रखने की, तो 6000 ml है। टाइडल वॉल्यूम पूछ लिया एक बार लेने की और एक बार छोड़ने की, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 500 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 ml, टाइडल वॉल्यूम कितना, 500। रेस्पिरेशन रिपीट करना मैम, स्टार्टिंग से पूरा रेस्पिरेशन दोबारा से रिपीट करूं? कुलदीप कहीं चले गए थे बीच में, मुझे सच बताना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि समझ ना आया होगा। सुनो कुलदीप, रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन की बात की है मैंने, तो सांस लिया, ये क्या है मेरे पास, ट्रैकिया। क्या है ये, ट्रैकिया। ट्रैकिया बोलते हैं ये जो हमारी विंड पाइप होती है ना, उसको क्या बोलते हैं कुलदीप, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया आगे दो भागों में बट जाती है। उस भाग को एक को बोल दिया ब्रोंकाई, दूसरे को क्या बोल दिया, ब्रोंक्योलस। और ब्रोंक्योलस आगे भी बट गया किसमें, एल्वियोली में। तो याद रखना कौन किस में बट रहा है आगे, पहले देखो यहाँ देख कुलदीप, सबसे पहले मैंने कहा नोज था हमारे पास, नोज से सांस ली, एयर थी, एयर नोज, नोज से फिर फेरेंक्स में गया अर्थात हमारी ग्रसनी में गया, फिर फेरेंक्स से कहाँ गया, हमारी ट्रैकिया में गया। ट्रैकिया का नाम ही क्या है, विंड पाइप। क्या नाम है, ट्रैकिया का नाम ही विंड पाइप। फिर विंड पाइप आगे दो हिस्सों में बट गई, तो उसको क्या कह दिया मैंने, ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे बट गई किसमें, ब्रोंक्योलस में। किसमें भाई, ब्रोंक्योलस में। किसमें बट गई, ब्रोंक्योलस में। और ब्रोंक्योलस आगे किसमें बट गया, एल्वियोली में। ये बस इतना से स्टेप है 5-7 ही, तो ठीक है।
तो सबसे छोटी इकाई एल्वियोली अर्थात कूपिका होती है, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस सब हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हमारा रेस्पिरेशन था। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि रेस्पिरेशन में क्या किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ कि रेस्पिरेशन क्लियर है। एक बार जल्दी कमेंट कर दो भाई, क्लियर है, ऑल क्लियर भाई। चलो ठीक है गौरव, कुलदीप क्लियर हो गया बच्चे आपको। अब एक बार कुलदीप जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या क्लियर है। संदीप क्लियर, कश्मीर सिंह जल्दी कमेंट करके बताओ क्या आपको हार्ट और रेस्पिरेशन समझ में आ गया। एक बार जल्दी से बताओ। अरुण, चलो भाई क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर, यस यस यस। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी सेल के बारे में। किसको शुरू करेंगे, हमारी सेल के बारे में शुरू करेंगे। अब सेल से क्वेश्चन पूछता है क्या क्या, सुनो। थर्ड टॉपिक है हमारा सेल अर्थात हमारी कोशिका। सेल अर्थात हमारी कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सुनो, जो कोशिका होती है, पहला क्वेश्चन बनेगा, बताओ स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, भाई कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है भाई, साइटोलॉजी। कौन सी लॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है। अब तुमसे पूछ सकता है दीपक कुमार, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। सबसे पहले देखो हमारे शरीर की बेसिक इकाई क्या है, सेल। सेल को जोड़ा तो क्या बन गया भाई, टिश्यू। और टिश्यू को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ऑर्गन। और ऑर्गन को जोड़ूंगी तो क्या बन जाएगा कश्मीर सिंह, हमारी बॉडी। क्या बन जाएगी, हमारी बॉडी। तो कोशिका को जोड़ा उत्तक बन गया। कोशिक सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका। कोशिका को जोड़ेंगे, सेल को जोड़ेंगे तो कोशिका, टिश्यू को जोड़ेंगे तो उत्तक। ऑर्गन क्या होता है, एक अंग। और बॉडी क्या होता है, हमारा शरीर। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट, ईंट से दीवार, दीवार से कमरे और कमरे से घर बनता है, उसी प्रकार से एक सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से क्या बनती है, बॉडी बनती है। सो जा भाई दीपक। सेल, टिश्यू, ऑर्गन और क्या बन गई, हमारी बॉडी बन गई। कोशिका, उत्तक, अंग और क्या बन गया, ये। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अगर टिश्यू की स्टडी पूछ लिया ना तुमसे तो टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। कौन सी लॉजी भाई, साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अब आ जाते हैं, चलो सबसे पहले पूछा जाएगा कि सेल की खोज किसने की। सेल की खोज, सेल की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। किसने की है, रॉबर्ट हुक ने करी। कब करी, 1665 में। किस पे की, पेड़ की छाल पे। पेड़ की एक छाल में उसने अपने माइक्रोस्कोप के साथ सेल को देखा था। तो इसका मतलब हुआ कि पेड़ की छाल तो एक डेड सेल होती है। पेड़ की छाल तो कैसी होती है, एक डेड सेल होती है। तो अगर पूछ ले भाई सेल की खोज तो रॉबर्ट हुक ने करी सबसे पहले, किस में करी, पेड़ की छाल में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया लिविंग सेल की, लिविंग सेल अर्थात जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की, लिविंग सेल की खोज
लिविंग सेल की खोज किसने की? भाई ये तो मृत कोशिका हो गई ना, पेड़ की छाल। अगर लिविंग सेल पूछ लिया कि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो लिखना ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। और किसमें की इसने? ये एक लिविंग में करी थी। और लिविंग में किसमें? हाँ, लिविंग में किसमें की थी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, सेप्टिमा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। इसी का आजकल दूसरा नाम आता है पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा को ही क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा पूछ लेंगे क्या है? एक बैक्टीरिया। क्या है भाई? एक बैक्टीरिया है या वायरस है? तो क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। पूछ सकता है लिविंग सेल की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। पहला क्वेश्चन, लिविंग सेल की खोज ल्यूवेनहॉक ने किस में की थी? बैक्टीरिया में की थी या वायरस में की थी? तो किस में की थी भाई? बैक्टीरिया में की थी। ठीक है। और उसके कौन से बैक्टीरिया में की थी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा में की थी। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर आपसे पूछा, जल्दी अब फटाफट हाथ चलने चाहिए सबके, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी? फटाफट आंसर देते जाओ। सबसे लार्जेस्ट पूछ लेंगे, लार्जेस्ट सेल। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जल्दी बताओगे कमेंट करके। सबसे लंबी कोशिका कौन सी? सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट करना इसको। आंसर तुम दोगे फटाफट, मैंने क्वेश्चन लिख दिया तुम्हारे सामने। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी? सबसे स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछ ली, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आंसर दो फटाफट। लीस्ट रीजनरेटिव पावर किसकी होती है? लीस्ट रीजनरेटिव पावर मतलब अपने आप को दोबारा से जनन करने की ताकत किसमें होती है? सबसे कम। और मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर किसमें होती है? मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर किसमें होती है? ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने तुम्हारे साथ 5-6, फटाफट बताते चलो, जल्दी कमेंट कर दो कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। जल्दी से बता दो भाई। लार्जेस्ट सेल लिखोगे कौन सी? ऑस्ट्रिच एग, स्तुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी भाई? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। लॉन्गेस्ट सेल पूछ लिया, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो हमारी न्यूरॉन सेल। कौन सी भाई? न्यूरॉन सेल। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? स्पर्म। कौन सी भाई? स्पर्म अर्थात शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया, सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया तो कौन से लिखोगे? ओवम अर्थात अंडाणु। अंडाणु पाया जाता है फीमेल में और स्पर्म पाया जाता है किसमें? मेल में। अब देखो, लीस्ट रीजनरेटिव पावर किसकी होती है? अपने आप को न्यूरॉन की। किसकी होती है भाई? न्यूरॉन की। और मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर किसकी होती है? मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर किसकी होती है? लीवर अर्थात हमारे यकृत की, न्यूरॉन की। ठीक है। एक बार अगर तुम किसी को डोनेट करोगे तो किडनी पूरी डोनेट करोगे, अगर आप अपना आई डोनेट करोगे तो पूरी डोनेट करोगे।
लीवर है जिसको आप हिस्सों में दे सकते हो, किसी को 30% की जरूरत है दे दो, 40% की जरूरत है दे दो, क्योंकि ये मैक्सिमम रिजनरेटिव पावर है, अपने आप को दोबारा से पुनर्निर्माण कर लेगा। ठीक है, दिमाग की सेल है यानी कि न्यूरॉन हमारे दिमाग की बेसिक यूनिट है, अगर ये एक बार खराब हो गई या बचपन से ही ढीली है, किसी की खराब है, तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा खराब ही रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिस्ट रीजनरेटिव पावर होती है, मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर किसकी होती है, लीवर की होती है। आई बात समझ में? क्लियर यहाँ से? गौरव, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच को बोलते हैं भाई गौरव, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, गैलीसेप्टिमा। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल। सबसे छोटी कोशिका मानव में, मानव में कौन हो जाएगी गौरव, स्पर्म अर्थात शुक्राणु। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये क्या है, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ओवम अर्थात अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म अर्थात शुक्राणु। ठीक है भाई गौरव। लिस्ट रीजनरेटिव पावर, अपने आप को दोबारा से रीजनरेट मतलब दोबारा से बनाने की पावर किसमें होती है, न्यूरॉन, न्यूरॉन में नहीं होती है, सबसे कम होती है। मैक्सिमम पूछ लेता है किसमें होती है, लीवर हमारे यकृत में होती है। मैम लीवर के ऊपर एक लेयर होती है ना जो पॉइजन से प्रोटेक्ट करती है, और पोस्टमार्टम में जो सबसे पहले चेक करते हैं उसका क्या नाम होता है। इसके लिए मुझे आपको अरुण ऑप्शन देना पड़ेगा कि कौन सा किस मतलब वे में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं आगे। अब तुमसे पूछ सकता है भाई तुम्हारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स, भाई कितनी कोशिकाएं गौरव तुम्हारी बॉडी के अंदर, नंबर ऑफ सेल पूछा है तो 10 की पावर 14 है। कितनी है भाई, 10 की पावर 14 है। अब बता दे कुलदीप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेल, भाई कोशिका का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेल रिसर्च, भाई कोशिका के बारे में रिसर्च करते हैं हम, रिसर्च करते हैं उसके बारे में, तो वो सेंटर कहाँ पे है, पुणे में है। कहाँ पे है भाई, पुणे में है। ठीक है, अब चल रहे हैं आगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पूछ लेगा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेल कहाँ पे है, कोशिका का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो पुणे में है। सेल कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, सब समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप ऑफ सेल के बारे में। टाइप ऑफ सेल, कोशिका होती है भाई दो तरह की, एक होगी कौन सी, यूनिसेलुलर, एक कौन सी हो गई भाई, यूनिसेलुलर कश्मीर सिंह, एक कौन सी हो जाएगी कश्मीर सिंह, मल्टी सेलुलर, कौन सी हो जाएगी भाई, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, कौन सा भाई, एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हो जाएगा, अरुण गोयत, बहुकोशिकीय, क्या हो जाएगा भाई अरुण, बहुकोशिकीय। अब देखो यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक टाइप की, एक ही तरह की कोशिका के बने होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है गौरव, देखो वन टाइप ऑफ सेल के बने हैं यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल में कौन आगे जो एक ही तरह की कोशिका से निर्मित होते हैं वो एक कोशिका अर्थात यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल लिख लोगे इसमें, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बीजीए हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल।
अब पूछ लेंगे क्या ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है? नहीं भाई, ये एल्गी नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, तो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है। समझ में आ गई बात? अब आ जाते हैं मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर वो होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो एक से ज़्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। वो कौन होते हैं मेरे? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखो, अमीबा है बेचारी, एक सेल से मिलके बनी है। पैरामीशियम है एक सेल से। ब्लू ग्रीन एल्गी है एक सेल से। यूग्लिना है एक सेल से। एक सेल से सांस लेते हैं, एक सेल से खाते हैं, एक सेल से पीते हैं, एक सेल से एक्सक्रेशन करते हैं। हर काम एक सेल से करते हैं। हमारे अंदर क्या है? देखो, लंग्स में एल्वियोली, ब्रोनकाई, ब्रोंक्यूलस अलग, ठीक है। दिमाग की बात कर लेंगे नेफ्रॉन, न्यूरॉन सॉरी। किडनी की बात कर लेंगे नेफ्रॉन। यानी कि हर एक काम के लिए एक अलग अलग सेल बनी हुई है। हर एक काम के लिए क्या है? एक अलग अलग सेल बनी हुई हैं। तो मैंने कह दिया मल्टी सेलर बहुकोशिकीय क्या होते हैं? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक से ज़्यादा तरह की कोशिकाओं से निर्मित जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय बोलते हैं। यूनिसेलर क्या होंगे? एक कोशिकीय होंगे जो एक ही तरह की सेल से बने होंगे। इसके एग्जाम्पल लिखना। मल्टी सेलुलर में हम सब आ जाएंगे। कौन कौन? ह्यूमन बींग आ गए, मानव आ गए, सारे मानव प्रजाति बोलेंगे इसको। और कौन आ जाएगा? एलिफेंट आ गया, प्लांट्स आ गए या एनिमल्स आ गए। वो सभी किस में आ जाते हैं भाई? राइटिंग थोड़ी देख लेना क्योंकि बहुत फास्ट में लिख रही हूँ। टाइप ऑफ सेल्स में मैंने कह दिया एक यूनिसेलर होते हैं, एक मल्टी सेलर होते हैं। यूनिसेलर में अमीबा, पैरामीशियम, बीजीए और क्या हो जाएगा? यूग्लिना। यूग्लिना भी इसका ही एग्जाम्पल है। सुनो, ब्लू ग्रीन एल्गी में पूछ लेगा ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक एल्गी है, एक बैक्टीरिया, एक वायरस है या नन ऑफ अबव। तो याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है। अब आ जाते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। सेल थ्योरी, भाई सेल थ्योरी को किसने दिया था? तो याद रखना सेल थ्योरी को दिया था शेल्डन एंड शिवान ने। किसने दिया है भाई? शेल्डन और शिवान ने सेल थ्योरी के बारे में हमें बताया था। कब बताया था? ईयर पूछ सकते हैं तो 1839 में दिया था। सन बहुत कम पूछेंगे। शेल्डन और शिवान ने सेल थ्योरी दी। इन्होंने कहा एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर कोशिका एक पूर्ण मतलब पहले वाली कोशिका से मिलके बनती है। जैसे तुम्हारा निर्माण तुम्हारे पेरेंट्स से हुआ तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पहले आए होंगे। शेल्डन और शिवान ने भी यही बोला कि कोई भी सेल है वो पहले सेल से मिलके बनी होगी जो पहले नेचर में उनसे पहले आई होगी। आई बात समझ में? कितनी सेल हैं? 10 की पावर 14 सेल हैं किस तरह में? यूनिसेलुलर समझा दो किस तरह में? पता नहीं समझ नहीं आया, फिर मैं दोबारा बता रही हूँ। यूनिसेलुलर जो एक ही तरह की कोशिका से मिलके बनते हैं गौरव, अमीबा, पैरामीशियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, यूग्लिना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी उदाहरण है किसके भाई? यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय के उदाहरण है। सेल थ्योरी किसने दी है? सेल थ्योरी दी थी शेल्डन और शिवान ने। इसने कहा कोई भी सेल है वो बनी है किससे? पूरा मतलब जो पहले से निर्मित सेल उससे मिलके बनी है। ठीक है। अब इन्होंने कहा सेकेंड पार्ट, शेल्डन शिवान ने कहा कि भाई न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस इज मेजर पार्ट। जो हमारा न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा पार्ट है। देखो कैसे, मैंने कहा ये सेल है, ये क्या है? हमारी सेल है। और ये सेल के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब मैंने कहा ये हमारा बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियस अर्थात एक केंद्रक होता है। जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा ब्रेन जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी प्रकार से किसी भी सेल में न्यूक्लियस उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आती है भाई? यूनिसेलुलर समझा दो किस तरह में समझ नहीं आया क्या है? ठीक है, आती है मुझे हरियाणवी। अब देखो सेकंड बात करो। अब पूछ लेगा
कि सभी जितने भी नेचर में चीजें आई है सभी के सभी सेल थ्योरी को क्या करती हैं, ओबे करती हैं। मैं आई हूं तो मुझसे पहले मेरे पेरेंट्स आए, मेरे पेरेंट्स से पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आए होंगे धरती के ऊपर। तो याद रखना हर एक सेल किससे निर्मित हुई है, पूरा में जो सेल थी उससे निर्मित हुई है। लेकिन इन्होंने कहा एक पॉइंट कि कोई भी लिविंग है वो सभी कोशिकाएं एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती हैं। वायरस डू नॉट ओबे, वायरस डू नॉट ओबे सेल थ्योरी। जो कोशिका का सिद्धांत है, कोशिका की जो थ्योरी है उसको कौन नहीं मानता, उसको वायरस नहीं मानता। कौन नहीं मानता भाई, उसको वायरस नहीं मानते सेल थ्योरी को। तभी तो वायरस की दवाई बनाने में हमें कितना टाइम लग गया है, क्योंकि वायरस बाहर होते हैं हमसे तो वो एक नॉन लिविंग की तरह काम करते हैं, एक निर्जीव की तरह काम करते हैं। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे किसकी तरह काम करना शुरू कर देंगे, सजीवों की तरह काम करना शुरू कर देंगे और अपने आप को म्यूटेंट करके एक नया नया वेरिएंट लेके आते रहते हैं। अभी कहने वाले हैं कि डेल्टा वेरिएंट जल्दी से दस्तक देने वाला, कोरोना केसेस फिर से बढ़ने लग जाएंगे। तो वायरस डू नॉट ओबे सेल थ्योरी, कोशिका के सिद्धांत को कौन नहीं मानता, तो वायरस नहीं मानता। यूनिसेलुलर वो होते हैं, एक कोश के वो होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के लिए हर एक काम के लिए अलग अलग है। दिमाग के काम के लिए न्यूरॉन है, किडनी के लिए नेफ्रॉन है, लंग्स के लिए एल्वियोली है बेसिक इकाई। मतलब हर एक पार्ट के लिए हमने अलग अलग काम दे दिया, भाई ये काम तू कर, ये काम तू कर, ये काम तू कर। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, बीजीए, ये सभी यूनिसेलुलर हैं। ये सभी चीज़ें एक ही पार्ट से, एक ही सेल से मिलके बने होते हैं और एक ही सेल से सारे काम करते हैं। सांस लेना, छोड़ना, खाना पीना, सब कुछ, प्रजनन करना, हर एक काम एक सेल से करते हैं, एक ही सेल से। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब चलेंगे हम आगे, लिखोगे कंपोजिशन ऑफ सेल। किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, कंपोजिशन ऑफ सेल। कंपोजिशन ऑफ सेल, जो सेल होते हैं उसके क्या क्या घटक होते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल के क्या क्या घटक होते हैं। तो सबसे पहले सेल के बारे में हम लिखेंगे कि सेल के अंदर सेल किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है। एक तो उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन। पूजा नीतू समझ आ रहा है भाई, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की तुम चले गए हो क्लास से, कोशिका झिल्ली। और सेकंड क्या होती है, कोशिका झिल्ली के अलावा, सेल मेम्ब्रेन के अलावा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और तीसरा हो जाएगा क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। क्या कहते हैं भाई, जीव द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, जीव द्रव्य, तीन चीजों से हमारी सेल बनी होती है। कैसे, देखो ये कहा ये मेरी सेल है, सेल के अंदर ये क्या है भाई, न्यूक्लियस है। जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा ब्रेन होता है, इसी प्रकार न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही थ्रेडनाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र कहते हैं। यही गुणसूत्र तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं, किसी को XX, किसी का XY, कोई मेल कोई फीमेल। ठीक है, तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, DNA कहाँ पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। कौन सी भाई, सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली बोलेंगे इसको हम, कोशिका झिल्ली। अब इसके यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोल दिया हमने क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल दिया भाई, प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य। तीनों चीजें समझ में आई, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और क्या है तीसरा, क्या है, प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन कोशिका की बाहर की झिल्ली को, जैसे हमारे बॉडी की बाहर कौन सी है, स्किन है, एपिडर्मिस है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस और फिर क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आप पूछ लेगा सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है। तो लिखना सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। गौरव क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, फैट की, लिपिड की बनी होती है,
प्रोटीन की बनी होती है। फैट की, वसा की, लिपिड की और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। फैट में तो फैट में नॉर्मल फैट जो जिसकी बात कर रहे हो उसकी बनी होती है। पूछ लेगा लिपिड में कौन से लिपिड की बनी है? अगर पूछ लिया लिपिड में कौन से लिपिड की, तो ये तो प्रोटीन में तो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और लिपिड्स में बनी होती है भाई फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया तो पूछेगा लिपिड में कौन से लिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड की। प्रोटीन में कौन से प्रोटीन की, तो लाइपोप्रोटीन की। लाइपो, स्पेलिंग ठीक करना एक बार इसकी, लाइपोप्रोटीन। ठीक है। कोशिका मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली झिल्ली है, किसकी बनी है? फैट की बनी है, प्रोटीन की बनी है, और किसकी बनी है भाई? लिपिड की बनी है। अब आ जाओ प्रोटोप्लाज्म पे, सेकंड पार्ट आ जाओ किस पे भाई? प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य पर। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य हमारी लाइफ का बेसिक फिजिकल बेसिक मतलब बेस है, फिजिकल बेस है, मतलब भौतिक आधार है। अगर सेल नहीं होगी और सेल के अंदर लिक्विड नहीं होगा तो सेल जीवित नहीं होगी। तो हमारे लिए बेसिक आधार सेल तो है ही, सेल के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड होता है जीव द्रव्य बोलते हैं, वो भी हमारी लाइफ का क्या है भाई? फिजिकल बेस है। क्या है भाई? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार है। इसके बारे में पूछ लेगा प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दी? पुरकिंजे ने। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने किसके बारे में बताया हमें? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। या पूछ लेगा प्रोटोप्लाज्म नेम कॉइन्ड बाय, तो क्या लिखोगे? पुरकिंजे। क्या लिखोगे? पुरकिंजे। सेल मेम्ब्रेन हो गई, प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड कौन सा है मेरा? न्यूक्लियस। क्या है भाई मेरा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम? केंद्रक की बात कर रहे हैं। अब बताओ न्यूक्लियस जो होता है मेरे पास, न्यूक्लियस में 81% में क्या होता है? 81% में वाटर होता है, और बचा जो 19% में क्या होता है मेरे पास? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटोप्लाज्म, सॉरी अरे यार ये प्रोटोप्लाज्म है भाई। प्रोटोप्लाज्म में पूछ लेगा, प्रोटोप्लाज्म जो लिक्विड है ना उसमें 81% में पानी होता है और 19% में क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों चीजें होती है बाकी के बचे हुए 19% में। अब आ जाते हैं हमारे किसके ऊपर? वैसे प्रोटोप्लाज्म विस्कस गाढ़ा होता है, कलरलेस होता है, स्टिकी चिपचिपा होता है। कौन? प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस अर्थात सेल है, सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है, इसी की बात कर रहे हैं हम। न्यूक्लियस के बारे में किसने खोज की थी? तो याद रखना रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर न्यूक्लियस के अंदर पूछ लेगा क्या पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है भाई? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक धागानुमी संरचना होती है। कैसी होती है? धागानुमी संरचना होती है, जो किसकी बनी होती है? डीएनए की बनी होती है, आरएनए की बनी होती है। ठीक है, तो याद रखना न्यूक्लियस के अंदर वायर टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं और हिस्टोन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं ये? आरएनए के बने होते हैं और हिस्टोन के बने होते हैं। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमने बात कर ली किसके बारे में भाई? न्यूक्लियस के बारे में। अब आ जाओ सेल वॉल से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? सेल के अंदर जो जो चीजें हैं सारी अच्छे से। सेल वॉल, सेल वॉल को बोलते हैं क्या? कोशिका भित्ति। अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति के बारे में। तो याद रखना कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट्स में होती है, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन ही होती है।
सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों होती है किसमें? प्लांट्स में। सेल मेम्ब्रेन की बात कर देंगे, कोशिका झिल्ली की बात कर देंगे, वो सिर्फ किसमें होती है? एनिमल्स में होती है। ठीक है, वहां पे भी पहुंचूंगी, अरुण गोयत पहुंचने तो दो मुझे। ठीक है, सेल वॉल किसमें होती है भाई? प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। तो फिर एनिमल्स में क्या होती है? तो एनिमल्स में होती है भाई क्या? सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और सेल वॉल भी पाई जाती है। किसमें? प्लांट्स में। किसमें भाई? प्लांट्स में। अगर मैं आगे बात करूं तो सुनो, जो सेल वॉल होती है ना, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं इसकी? 3 लेयर होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? टी लेयर। क्या बोलेंगे उसको? टी लेयर। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटोप्लाज्म की। किसकी बनी होती है भाई? ये प्रोटोप्लाज्म की होती है हमारी टी लेयर। टी लेयर के बाद आ जाओ, कौन सी लेयर होती है? एस लेयर होती है। कौन सी होती है? एस लेयर होती है। एस लेयर के बाद कौन सी होती है? पी लेयर होती है। तो जो पी लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और जो एस लेयर है वो किसकी बनी होती है? लिगानिन की। किसकी बनी होती है? लिगानिन की। ये किसकी बनी होती है? प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य की। और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल कोशिका भित्ति प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके फंक्शन क्या होगा? इसका कार्य क्या होगा सेल वॉल का? तो ये क्या करेगा? रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। और स्ट्रक्चर अर्थात संरचना प्रोवाइड करेगा। संरचना प्रोवाइड करेगा। रिजिडिटी मतलब कठोरता देगा। पेड़ पौधे जो होते हैं एक प्रॉपर शेप में होते हैं ना, किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से, क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब आ जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा सेल का जो चैप्टर है 3 या 4 दिन का है। आपको एक ही लेक्चर में बहुत फास्टली करवा रही हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंत्य द्रवी जालिका। क्या बोलेंगे इसको हम? अंत्य द्रवी जालिका। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके अंदर 2 चीज, पहले तो लिख लो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी कैथ पोर्टर ने। कब की थी? कैथ पोर्टर ने 1913 में की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती हैं 2 चीजें, एक होती है स्मूथ और एक कैसी होती है भाई? रफ। कैसी होती है? एक जो हमारी होती है वो कैसी होंगी? एक तो स्मूथ होंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक कैसा होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर का मतलब यहाँ पे क्या है? रफ। कोई सरफेस है, इसके ऊपर बहुत दाने 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 ऐसे पड़े हैं, तुम हाथ लगा के ऐसे फिरा के देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये रफ लगेगा। तो रफ का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ चिपका होगा इसकी सतह पर। तो क्या चिपका होता है? राइबोसोम। क्या चिपका होता है भाई? राइबोसोम। और यही राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन पूछ लिया ना, प्रोटीन फैक्ट्री पूछ लिया तो राइबोसोम होता है। अगर पूछ लिया प्रोटीन फैक्ट्री इन ऑर्गन्स में पूछ लिया तो लीवर हो जाएगा। अगर सेल में पूछ लिया तो कौन हो जाएगा भाई? राइबोसोम होता है हमारा प्रोटीन फैक्ट्री। एस लेयर बनी होती है किसकी? लिगानिन की। किसकी बनी होती है? लिगानिन की। ठीक है भाई। सिद्धार्थ कश्यप, सिद्धार्थ देखो राइबोसोम किसके? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और एक होती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का काम क्या है? ये क्या अपने में से किसका निर्माण करते हैं? स्टीरॉइड्स का निर्माण करते हैं। जो हमारी बॉडी के मुलायम पार्ट हैं वो किससे बने हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा। राइबोसोम किसका पार्ट था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने की थी। किसने की थी भाई? पेलाडे ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने की थी। ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला होता है। सबसे छोटी कोशिकांग पूछ लेंगे, सबसे छोटा कोशिकांग क्या है?
सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेली क्या है? तो राइबोसोम ही है। राइबोसोम ही है, क्या करते हैं भाई? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण पूछ लेंगे, प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं? तो याद रखना राइबोसोम करते हैं। कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। अब आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया पे। किस पे आ जाओ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस पूछ लेंगे तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो इसकी जो खोज थी वो की थी ऑल्टमैन ने और बेंडा ने की थी। ऑल्टमैन और बेंडा ने किसकी खोज की थी भाई? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। ठीक है दीपक कुमार, सो क्या आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन और बेंडा ने की थी। पावर हाउस ऑफ द सेल पूछ लेंगे तो इसे कहते हैं भाई राइबोसोम को। अब देखो ये क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं? देखो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है, ब्लड, हम खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज बना C6H12O6, फिर हमने सांस ली, ऑक्सीजन गई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है। और ये एनर्जी ही किसकी फॉर्म में बनती है? ATP की फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये जो हमारी एनर्जी बनती है। तो एनर्जी का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ जाओ लाइसोसोम पे। जैसे तुम्हारे घर के अंदर कोई इंसान घर को मेंटेन करता है, कोई इंसान घर के बाहर जॉब करता है, कोई घर का सामान लेके आता है, कोई घर से बाहर गंदगी को निकालता है, तो हर एक के काम बटे हुए होते हैं। जैसे उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी कोई एनर्जी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, कोई प्रोटीन बना रहा है कौन? राइबोसोम। कोई क्या कर रहा है? लाइसोसोम क्या कर रहा है? सफाई का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सफाई का काम कर रहा है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा एक बात और याद रखना, लाइसोसोम है ना ओनली इन एनिमल्स। बाकी सारी चीजें एनिमल्स और प्लांट्स में कॉमन चल रही हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, सेल वॉल के बारे में बताया था। सेल वॉल किस में होती है? सिर्फ प्लांट्स में होती है। उसी प्रकार लाइसोसोम जो है वो सिर्फ किस में होता है? एनिमल्स में, प्लांट्स में वो नहीं होता। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की तो की थी ऑल्टमैन और दवे ने। तो इसी प्रकार लाइसोसोम जो होता है उसकी खोज किसने की थी? डी दवे ने। किसने की थी भाई? डी दवे ने खोज की थी इसकी। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। अब देखो कोई भी वायरस आया सेल के अंदर, किसी भी वायरस ने सेल के अंदर अटैक कर दिया, तो लाइसोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या कर देते हैं? बाहर से आने वाले वायरस को खत्म कर देते हैं। सपोज करो सेल खुद से खराब हो गई, किसी वायरस ने नहीं किया, खुद से सेल खराब हो गई, तो अगर सेल खराब हो गई ना तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलेगा और ये अपने आप को भी मार देगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्या कहते हैं भाई? सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। या इसी का नाम दूसरा डाइजेस्टिव बैग से भी आने लगा है। तो पूछ ले सुसाइड बैग या डाइजेस्टिव बैग किसे कहते हैं? डाइजेस्ट कर लेता है ये अपने आप को भी। डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल तो कौन है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी दवे ने। इसके अंदर से क्या निकलते हैं? इसके अंदर से निकलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो वायरस को भी ख़त्म कर देते हैं, और सेल को खुद खराब हो गई तो सेल को भी ये क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। अब आ जाओ सेंट्रोसोम पे। इसको क्या बोलते हैं हम? केंद्रकाय। अब सेंट्रोसोम के बारे में देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो सेंट्रोसोम भी सिर्फ किस में पाया जाता है? ओनली इन एनिमल्स। प्लांट्स में ये क्या होता है?
एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेकंड पूछ लेगा इसकी खोज किसने की है, तो याद रखना इसकी खोज की है किसने? टी बोवरी ने। किसने की है भाई? टी बोवरी ने किसकी खोज की है? सेंट्रोसोम की। अब सेंट्रोसोम को अगर मैं पढ़ने लगूँ ना, तो सेंट्रोसोम किस में हेल्प करता है? हेल्प इन सेल डिवीजन। कोशिका के विभाजन में कौन हेल्प करता है? तो कोशिका के विभाजन में सेंट्रोसोम हेल्प करता है। कौन करता है भाई? सेंट्रोसोम हेल्प करता है। अब आ जाओ आगे, हमने बात की है लिगानिन की बनी होती है। सिद्धार्थ बता तो दिया था। अब देखो अगर मैं बात कर रही हूँ प्लास्टिड्स की, तो देखो प्लास्टिड्स अर्थात क्या होते हैं? लवक होते हैं। और देखो प्लास्टिड्स सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे? सिर्फ प्लांट्स में। किस में प्रेजेंट होंगे? सिर्फ प्लांट्स में। प्लास्टिड्स एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते, लवक जिसको हम बोलते हैं। अब देखो 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। एक कौन सा भाई? एक क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट इसको हम क्या बोलेंगे? वर्णी लवक। कौन सा लवक भाई? वर्णी लवक। सेकंड कौन सा होगा क्लोरोप्लास्ट के अलावा? ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड कौन सा हो जाएगा भाई? क्रोमो। कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कौन से होते हैं? सॉरी ये हरित लवक होते हैं भाई। हिंदी अपनी ऐसी है फिर भी। हरित लवक, अवर्णी लवक, और ये कौन से हो जाएंगे? वर्णी लवक। कौन से हो जाएंगे भाई? वर्णी लवक। अब पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी वजह से भाई? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन ये भी ऐड कर लेना। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और क्या करेंगे? ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ सेल। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका का रसोई घर हम किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। अब क्लोरोप्लास्ट ने तो अपना खाना बना दिया, उसको स्टोर कौन करेगा? खाने को स्टोर कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। अब बहुत सारी चीजें हैं। क्रोमोप्लास्ट वर्ण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है। मैंने कहा मैंने गाजर खाई, मैंने टमाटर खाया, पूछ लेगा टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से? गाजर का ऑरेंज कलर किसकी वजह से? दूध का सफेद रंग किसकी वजह से? खीरे का कड़वापन किसकी वजह से? मूली का खारापन किसकी वजह से? जब ये सारे क्वेश्चंस किस में आते हैं? प्लास्टिड के। अगर मैं बात कर रही हूँ किस में? क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक में। तो लिखवाती हूँ कुछ, सुनो। अगर तुमसे पूछ लिया रेड कलर ऑफ टोमेटो, भाई टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो याद रखना टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपेन की वजह से। किसकी वजह से होता है? लाइकोपेन की वजह से। लाइकोपेन। अगर मैं बात कर रही हूँ सेकंड क्वेश्चन की तुमसे, गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? गाजर का नारंगी रंग, आजकल जो गाजर आती है बेमौसम की, उनका कलर कैसा होता है? नारंगी कलर होता है। तो किसकी वजह से होगा वो? कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से होगा भाई? कैरोटीन की वजह से। अगर गाजर का लाल रंग पूछ लिया, गाजर का लाल रंग पूछ लिया, बताओ भाई गाजर का लाल रंग किसकी वजह से? तो याद रखना गाजर का लाल रंग होगा एंथोसाइनिन की वजह से। एंथोसाइनिन की वजह से। अब चलेंगे आगे। अगर चुकंदर का कलर पूछ लिया, चुकंदर का कलर कैसा होता है भाई? ब्राउन ब्राउन सा। अगर चुकंदर का रंग पूछ लिया तो किसकी वजह से होगा? बीटासिन की वजह से। किसकी वजह से होगा भाई? बीटासिन की वजह से। आई बात समझ में? मूली का कलर पूछ लिया तो आइसोसाइनेट की वजह से। आलू का हरा रंग पूछ लिया, आलू का हरा रंग, तो याद रखना सोलेनिन की वजह से। सोलेनिन की वजह से। किसकी वजह से भाई? सोलेनिन की वजह से। ठीक है। पपीते का पीला रंग किसके वजह से होगा? कैरेटोजेंथिन की वजह से। दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होगा? कैसिन की वजह से। ठीक है। अच्छा, दूध का सफेद रंग तो कैसिन की वजह से होगा। दूध का एक येलो कलर भी होता है, येलो कलर किसकी वजह से होगा?
कैरोटीन की वजह से। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्लियर है सभी को? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो क्या सब कुछ क्लियर है, अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। 3 टॉपिक करवाए हैं, क्या क्या? रेस्पिरेशन, हार्ट और सेल। इसको एक बार रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से। ठीक है, रिप्रोडक्शन पहले करवा चुकी हूँ और ब्लड करवा दिया, आज ब्लड सर्कुलेशन करवा दिया है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या सबको सब कुछ क्लियर है, अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर रही हूँ भाई। देखते हैं गौरव, डिसीजन लेते हैं। बस आज का बता दो, आज का समझ में आया है? ठीक है गौरव, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, माई गुड विशेस विद यू। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो क्या क्लास को एंड कर दूं, खत्म कर दूं क्लास को? क्या सब कुछ समझ आ गया है? एक बार जल्दी से बता दो। अजय, दीपक भाई क्लियर है? चलो सारे बताओ। पूजा, अरुण, सिद्धार्थ, जल्दी बताओ भाई।